हाय, वेलकम टू द सिविल लर्नर इनसाइट। हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की है, पीवाई की सीरीज विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हम टॉपिक डील कर चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था यूनिट 1 से पॉलिटिकल थ्योरी। हम डील कर चुके हैं लिबर्टी, लिबरलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म। आज हम डील करेंगे सोशलिज्म। तो हमारी हमारा जो डिस्कशन रहेगा, पहले कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, फिर उसके बाद में हम पीवाईक्यू पे आएंगे, जो इससे भी क्वेश्चंस बने हैं। कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। सबसे पहले तो ये कि जितनी भी आइडियोलॉजीज आती है ना, वो क्यों आती हैं? वो आती हैं जो उस टाइम की जो भी डिग्रेडेड कंडीशंस होती हैं सोसाइटी में, इनइक्वालिटी होती है, सोशल इनजस्टिस होता है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए ये सारी की सारी आइडियोलॉजीज आती हैं। थिंकर्स अपने अपने आइडियाज देते हैं कि सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा, तो फिर ये आइडियोलॉजीज निकल कर आती हैं। तो अभी हम बात करेंगे सोशलिज्म की। देखो, वो भी इसलिए आई थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें लिबरलिज्म की, उस टाइम पे उसने देखा कि वहां पे राजा की बहुत ज्यादा मनमानी थी, मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की, फ्यूडलिज्म था। तो इसको अपोज करने के लिए कुछ थिंकर्स ने अपने अपने आइडियाज दिए कि वहां पे राजा पे कुछ लिमिटेशंस लगनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट निकल कर सामने आया। इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं थी, तो इंडिविजुअलिज्म का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। फिर ही मार्केट का कॉन्सेप्ट दिया कि जिससे सोसाइटी में इक्वेलिटी आए, जस्टिस प्रोवाइड हो सबको। तो उन्होंने देखा कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, कि सबको फ्री छोड़ दो। फिर उसके बाद उनको अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने दो। अपलिफ्टमेंट की बात नहीं की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अर्ली लिबरलिज्म की, जिसको कैपिटलिज्म भी दूसरा नाम उसका कैपिटलिज्म है। तो वो इंडिविजुअल पे ज्यादा फोकस करते हैं। वो बात करते हैं कि हर इंसान अपने इंटरेस्ट को और अपने गोल्स को खुद ब खुद डिसाइड कर सकता है और उसको खुद ब खुद फुलफिल करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इतने सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। अब जब उस इंटरेस्ट को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उसको क्या चीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? रिसोर्सेज, वेल्थ। वो चाहेगा कि सबसे ज्यादा मुझ पे आ जाए। सब अपने अपने उसमें लगे रहेंगे कि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मुझ पर आ जाए, बट रिसोर्स तो लिमिटेड होते हैं। जॉब्स लिमिटेड होती हैं, लैंड, वेल्थ, सबकी सब लिमिटेड होती हैं। तो उससे क्या होगा? उससे कंपटीशन बढ़ेगा। बट क्या ये इससे इक्वेलिटी आएगी या इनइक्वेलिटी आएगी? कुछ थिंकर्स ने एनालाइज किया, जब कैपिटलिज्म आया तो उससे इनइक्वेलिटी बढ़ी। और इनइक्वेलिटी भी कैसी बढ़ी? के शेप में। फॉर एग्जाम्पल, ये ऊपर मालदार मालदार ही होते चले गए और गरीब गरीब ही होते चले गए, और ज्यादा गरीब। तो इससे डिग्रेडेड उनकी कंडीशंस होनी स्टार्ट हो गई। तो इसी तरह उन्होंने फिर दिया कि नहीं, उन्होंने बोला कि ह्यूमन जो है ना, वो सोशल बाय नेचर, वो अकेला रह ही नहीं सकता है। जैसे एरिस्टोटल बोलते हैं, इफ अ मैन कैन लिव विदाउट सोसाइटी या स्टेट इज अ बीस्ट और अ गॉड। वो रह नहीं सकता है। जैसे हम अगर अपने नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझें, एग्जांपल दूं मैं आपको, जैसे हमें यहाँ से कहीं ट्रेवल करना है, तो हमें किसी ना किसी चीज हेल्प की जरूरत पड़ेगी जो दूसरे इंसान ने बनाई होगी। व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, उसको तो हमने क्रिएट नहीं किया। सोचो कि फॉर एग्जांपल हमने क्रिएट कर लिया, वो उसका जो उसमें जो पेट्रोल है, जो फ्यूल है, क्या उसको भी हम ही निकाल कर आए जमीन से। सोचो, शायद हम ही निकाल कर आए। बट फिर भी इतनी सारी चीजों की, हमें कपड़े की जरूरत पड़ रही है, हमें इवन जैसे मैंने चीजें वॉच पहन रखी है और इतनी सारी चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, कि ये सारी चीजें मैंने नहीं, सोसाइटी के कोऑपरेशन के बिना ये चीज इम्पॉसिबल है सरवाइव करना इस वर्ल्ड में। तो उन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग जो है ना, सोशल बाय नेचर, तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं, अगर इक्वालिटी है, जस्टिस आएगा, तो वो किस लिए आएगा? कोऑपरेशन के थ्रू ही आ सकता है, कंपटीशन के थ्रू नहीं। तो सबसे पहले तो सोशलिज्म क्यों आया? इमर्ज अगेंस्ट कैपिटलिज्म, जिसने इनइक्वालिटी क्रिएट की थी, वो मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया। और सबसे पहले इसके बारे में एवोल्यूशन जब देखेंगे, मैं बात करूंगा। सबसे पहले एक रॉबर्ट ओन, उन्होंने अपनी कोऑपरेटिव मैगजीन 1827 में इसका मेंशन किया कि सोशलिज्म वर्ड का। ओके, सबसे पहले ये बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग है ना, सोशल बाय नेचर। तो यहाँ पे कंपटीशन के थ्रू नहीं आएगी इक्वालिटी एंड जस्टिस, कोऑपरेशन के थ्रू ही आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल,
ये कोऑपरेशन को सपोर्ट, सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि लिबरलिज्म, सोशलिज्म और आइडियोलॉजीज डाल देंगे और ये कोऑपरेशन को कौन सा सपोर्ट करता है, कंपटीशन को कौन सपोर्ट करता है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि लिबरलिज्म कंपटीशन को सपोर्ट करता है, लेकिन ये अपोज करता है, सोशलिज्म इसको अपोज करता है और इसको सपोर्ट करता है। ये है क्या, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, ये क्यों है? अच्छा, एक कंट्री में क्या चाहिए, कंट्री में इक्वालिटी चाहिए एंड सोशल जस्टिस चाहिए। इतना तो कंफर्म है, क्योंकि किसी भी कंट्री में इक्वालिटी हो, सब बराबर हो और वहां पे जस्टिस भी मिले, सोशल जस्टिस। लिबरलिज्म ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था जिससे कंपटीशन बढ़ा, उससे इनइक्वालिटी आई, जिसको कैपिटलिज्म को ज्यादा अपोज करते हैं, क्योंकि अर्ली लिबरलिज्म को ही कैपिटलिज्म बोला जाता है। ओके, अभी सिर्फ इस पर बात करते हैं कि कंट्री को, एक कंट्री में क्या चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए इक्वालिटी चाहिए और सोशल जस्टिस चाहिए। अब देखते हैं कंपटीशन के थ्रू आता है वो या सॉरी कोऑपरेशन के थ्रू आता है या कंपटीशन के थ्रू आता है। ओके, अब ये बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल सोशलिज्म क्या बात करते हैं कि कोऑपरेशन के थ्रू आ सकते हैं। ये एग्जांपल दे, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग या कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें लोग बाग अपनी लैंड यानी कि रिसोर्स भी शेयर करते हैं और हार्वेस्ट यानी कि जो उससे बेनिफिट आता है, जो प्रॉफिट आता है, उसको भी शेयर करते हैं इक्वली। तो इससे इक्वेलिटी आती है, इसीलिए वो बात करते हैं कॉमन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इससे इक्वेलिटी निकल कर आई ना, कोऑपरेशन के थ्रू सबने रिसोर्स को एक दूसरे से शेयर किया और प्रॉफिट को भी शेयर किया, तो ये पॉसिबल है, इससे इक्वेलिटी आई। ओके, कंपटीशन से क्या हुआ जी, सोशलिज्म अपने आप डिफेंड कर रहे हैं, क्योंकि लिबरलिज्म पहले आ चुका था, उसने कंपटीशन को डिफेंड किया था, वो हमने देखा। लेकिन यहाँ पे ये कोऑपरेशन, ये डिफेंड कर रहे हैं ये इसको कोऑपरेशन को, तो ये कंपटीशन को अपोज करेंगे। ओके, तो ये अपने अपने लॉजिक प्रोवाइड करा रहे हैं कि इससे हर कोई क्या होगा, प्रॉफिट के लिए फाइट करेगा। हर किसी को अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल करने हैं, सबको रिसोर्सेज चाहिए, वेल्थ चाहिए, सो सबको सब रेस में दौड़ने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। तो कोई विनर होगा वो रिच कहलाएंगे और जो लूजर होगा पुअर कहलाएंगे। तो इससे सोसाइटी में डिवीजन आएगा, क्लास डिवीजन। तभी तो मार्क्स बात करते हैं क्लासलेस सोसाइटी। ओके, तो इससे क्या होगी, सोसाइटी में इनइक्वालिटी आएगी। इसीलिए ये क्या, और ये क्या जन्म देता है, प्राइवेट ओनरशिप। इक्वेलिटी आई तो इसको बोलते हैं कॉमन ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, और ये किसकी वजह से आई, ये प्राइवेट ओनरशिप की वजह से। तो ये कहते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप, अभी अब जब हम बात करेंगे आगे जैसे कि ये बात करते हैं सोशल ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन, वो इसलिए बात करते हैं कि प्राइवेट ओनरशिप से इनइक्वालिटी ही आती है और कॉमन ओनरशिप रहेगी तो उससे इक्वालिटी आएगी, वो इसका जस्टिफिकेशन देते हैं। अच्छा, हमने क्या बात की थी कि कंट्री में इक्वालिटी चाहिए, इसको हमने देखा, और सोशल जस्टिस चाहिए। तो वो हमने देखा इक्वालिटी किसके थ्रू आएगी, कोऑपरेशन के थ्रू, और इनइक्वालिटी कंपटीशन के थ्रू आएगी, इक्वालिटी नहीं आएगी कंपटीशन के थ्रू। ओके, अब देखते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब, जैसे हमने कोऑपरेशन के थ्रू क्या हुआ कि सबकी जरूरतें फुलफिल हो रही थी ना, तो यहाँ पे ये बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पब्लिक हेल्थ केयर, पब्लिक हॉस्पिटल होते हैं, वहां पे बेसिक जरूरतें सबकी फुलफिल की जाती हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी। चाहे वो इतना मालदार है, सपोर्ट कर सकता है नहीं, अफोर्ड कर सकता है या नहीं, लेकिन वहां पे सबका ट्रीटमेंट होता है। तो बेसिक नीड्स ऑफ ऑल पीपल आर मेट रिगार्डलेस देयर एबिलिटी, जैसे कि पब्लिक हेल्थ केयर। तो इससे सोशल जस्टिस होता है। तो क्योंकि लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म ने क्या कहा था, इंडिविजुअल पे फोकस किया था। उन्होंने बोला था कि सबको पॉलिटिकल इक्वेलिटी की वो बात करते हैं कि सबको इक्वेलिटी दे दो पॉलिटिकल लेवल पे, लेकिन वो अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करते कैपिटलिज्म। जैसे अर्ली लिबरलिज्म में हमने देखा था कि वो अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करते, अगर सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं तो वो इक्वल कैसे उनको जस्टिस मिल सकता है। एक बिलियनर का बेटा और एक नॉर्मल किसी वर्कर का बेटा, अगर बोला जाए कि कंपीट के, उन्होंने इक्वेलिटी दे दी, पॉलिटिकल इक्वेलिटी कि सब बराबर हैं, लिबर्टी दे दी कि और आजाद हैं सब, और सब पॉलिटिकल इक्वेलिटी के सब बराबर हैं, वो compete कर सकते हैं। बट रियलिटी में क्या वो बराबर हैं, ये इक्वेलिटी है? क्योंकि पैसा चाहिए compete करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोचिंग के लिए पैसा चाहिए, मोबाइल खरीदना उसके लिए पैसा चाहिए, इवन रिसोर्स कुछ भी चीज खरीदनी है उसके लिए पैसा चाहिए। तो इक्वेलिटी कहाँ है, ये रियल इक्वेलिटी नहीं है, इक्वेलिटी ऑन पेपर ओनली, ये रियल इक्वेलिटी नहीं है। तो इससे सोशल जस्टिस आता है। और जो वो बात करते हैं, अगर कंपटीशन होगा तो क्या होगा, ओनली ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जो एजुकेटेड हैं या रिच हैं वही बेस्ट ट्रीटमेंट उनको मिल सकता है। जैसे कि ये बात कर, जैसे ये एग्जांपल देते हैं, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, जैसे यहाँ पर भी हुआ था कोविड-19 के दरमियान,
जो वेल्दी क्लास थी, जो एलीट क्लास जिसे बोलते हैं, उन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर लाला के घर पे रख लिए, चाहे उनको रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी, वो बस फ्यूचर को सोचकर उन्होंने और बेस्ट ट्रीटमेंट मिला उनको, जबकि पब्लिक हॉस्पिटल भरे हुए थे। कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ भी हुई, देखने को मिली। तो बात करते हैं, देखो ये ना, ये सिर्फ सपोर्ट करता है। अगर कंपटीशन होगा ना वहां पे, तो वहां पे सोशल जस्टिस नहीं आएगा। जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड हैं, वो उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो ये रियल जस्टिस नहीं हुआ। तो ये बात करते हैं, इससे सोशल इनजस्टिस ही आएगा, सोशल जस्टिस नहीं आएगा। तो हमने देखो दोनों की बात की ना, कि इक्वेलिटी चाहिए, सोशल जस्टिस चाहिए। वो कंपटीशन के थ्रू आएगा या कोऑपरेशन के थ्रू? ये बात करते हैं, कोऑपरेशन के थ्रू ही आएगा, कंपटीशन के थ्रू नहीं आएगा। तो कंपटीशन को रिजेक्ट करते हैं कौन? सोशलिज्म। ओके, वो लिबरलिज्म ने क्या बोला था कि पॉलिटिकल इक्वेलिटी की बात करते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि ये तो इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ दो, वो खुद ब खुद अर्न कर लेगा जितनी जिसकी। जिसे हार्बर्ट स्पेंसर, वो किसकी बात करते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसके पास जितनी एबिलिटी वो इतना अर्न कर लेगा। ये बात करते हैं कि पॉलिटिकल इक्वेलिटी इज मीनिंगलेस विदाउट सोशल इक्वेलिटी एंड इकोनॉमिक इक्वेलिटी। सोशल लेवल पे इक्वेलिटी नहीं है, सोशल लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजन की बेस पर, कास्ट की बेस पर, जेंडर की बेस पर। वहां पे रियल इक्वेलिटी कहाँ है? और इकोनॉमिक इक्वेलिटी अगर नहीं है, जब तक ये दोनों नहीं है, सब बराबर नहीं है, तो उस टाइम तक ये इक्वेलिटी, जो पॉलिटिकल इक्वेलिटी है, ये सिर्फ ऑन पेपर है, रियल इक्वेलिटी नहीं है, ये मीनिंगलेस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने क्या दिया था कि सबको राइट टू वोट, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सब वोट में पार्टिसिपेट, सब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इक्वली, सबकी जो वोट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। तो अगर कोई एग्जांपल ये तो दे दिया राइट, लेकिन उसके पास तो खाने के लिए कुछ नहीं, वो भूख से मरा जा रहा है, तो ये इक्वालिटी काय की हुई? वो यही बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल इक्वालिटी इज मीनिंगलेस विदाउट सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। और इसी को वो बोलते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को वो क्या बोलते हैं? सब्सटेंटिव इक्वालिटी। सब्सटेंटिव का मतलब होता है रियल या मीनिंगफुल इक्वालिटी। वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी इज मीनिंगलेस विदाउट दीज इक्वालिटीज, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। और सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी जब मिल जाती है, तो इसी को बोलते हैं मीनिंगफुल इक्वालिटी या सब्सटेंटिव इक्वालिटी। इतना समझ में आया ना अभी? ओके। अब यहां से ना कुछ लोग थोड़ा एक्सट्रीम चले जाते हैं, वो एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मालदार, जो एलीट क्लास हैं और जो गरीब क्लास है, ये थोड़ा और नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। जो मालदार हैं और जो गरीब हैं, इनके दरमियान में जो गैप हो गया ना, के शेप हमने शुरू में बात की थी, इस तरह जो ये गैप है ना, इसको मिनिमाइज करने की बात करते हैं। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो मिनिमाइज करने की बात करते हैं, तो उसके लिए मीन्स भी डिफरेंट यूज होंगे, और वो इसका जो एंड होगा वो भी डिफरेंट होगा। और कुछ बात करते हैं एब्सोल्यूट इक्वालिटी की, कि सेम इनकम होगी नहीं चाहिए सबकी, सेम हाउस, सेम लाइफस्टाइल। बट ये क्या है रियलिटी में पॉसिबल? ये अनरियलिस्टिक है। ये अनरियलिस्टिक है। जब कभी बोलते हैं ना, मार्क्सिज्म सपोर्ट करते हैं एब्सोल्यूट इक्वालिटी को, ये थोड़ा बहुत वो चले जाते हैं, बट एब्सोल्यूट इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है। ये सब की बात करते हैं कि घर भी उनसे छीन ले जाएंगे, ये सब भी छीन ले जाएंगे, बट जो जिनकी रियल वैल्यू है ना, वो सब किसके अंडर में आ जाएंगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लेके बात करें, वो ये बात नहीं करते एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सब चीज को खत्म कर दें। किसी के पास एक घर है रहने के लिए, तो वो ऐसे नहीं उसको भी छीन के अपने उसको भी खत्म कर दें, भी प्राइवेट प्रॉपर्टी। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में वो चीजें आती हैं जो प्रोडक्शन के लिए, या फिर हम और ज्यादा वो बात करें, एग्जांपल देके, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक घर है, सिर्फ मैं रह रहा हूँ, तो ये अभी प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, इसको नहीं छीनेगा। हम जो बात करते हैं वो, अगर मेरे पास 10-20 घर और हैं जो मैं रेंट पे चलाता हूँ, उससे मैं वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, ज्यादा उनसे रेंट ले रहा हूँ, और फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहे, तो वो इसकी बात करते हैं। अगर वो एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो वो इसकी बात करते हैं, ऐसे नहीं कि घर वर भी छीन लेंगे। ओके, फिर भी कुछ लोग क्या एब्सोल्यूट इक्वालिटी की बात करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं मिनिमाइज इन द गैप इन द रिजल्ट। जो वो गैप हुआ ना, जो के शेप इनइक्वालिटी बताई मैंने, कि मालदार मालदार होते चले गए, गरीब गरीब होते चले गए, तो उनके दरमियान जो गैप है उसको मिनिमाइज करने की बात करते हैं। तो अब यहाँ से ना डिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। उनके दरमियान डिवीजन कैसे हो गया? मीन्स और एंड को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, वो बात करते हैं कि हाउ टू अचीव सोशलिज्म, एंड जब सोशलिज्म अचीव हो जाएगा, तो सोसाइटी का जो फ्यूचर रहेगा, सोशलिस्ट सोसाइटी, जो फ्यूचर की जो सोशलिस्ट सोसाइटी रहेगी, वो कैसी रहेगी? वो विदाउट स्टेट रहेगी या विद स्टेट रहेगी? इसी तरह हाउ टू अचीव सोशलिज्म,
उसका ये रेवोल्यूशन के थ्रू आएगा या फिर ग्रेजुअलिज्म के थ्रू आएगा कि छोटे-छोटे स्टेप लेकर, या रेवोल्यूशन होगा तो ब्लडी रेवोल्यूशन होगा या नहीं। तो इतने सारे इसमें फर्दर डिवीजन हो जाते हैं सोशलिज्म। इसीलिए इसको बोला जाता है कि सोशलिज्म इज लाइक अ हैट, जो हैट होता है ना, कि विच हैज लॉस्ट इट्स शेप बट स्टिल इज रिकॉग्नाइज्ड, कि जिस तरह हैट ने वो अपनी उसकी शेप रियल है क्या वो किसी को पता नहीं, लेकिन फिर भी उसको जो ओढ़ते हैं उसको हैट बोल देते हैं, वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसी तरह सोशलिज्म ने भी अपनी असल शेप के एक तरीके से खो दी है। वो अपने चेंज करता रहता है, वो अपना कलर चेंज करता रहता है पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, ये अपना सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना अपना ये जो कलर है वो चेंज करता रहता है सोशलिज्म। तो इसीलिए एक बात करते हैं राम सी मूवी, तो बोलते हैं सोशलिज्म इज लाइक अ कैमेलियन, कि जो अपना कलर अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। ओके, तो जैसे मैं हाँ बात कर रहा था कि जिस तरह हेड भी वो रिकॉग्नाइज किया जाता है कि हाँ उसको ओढ़ते हैं, फिर भी वो रिकॉग्नाइज किया जाता है कि शेप उसने खो दी, लेकिन फिर भी वो रिकॉग्नाइज किया जाता है किसकी वजह से, उसको हम सर पे लगाते हैं, उसको बोल देते हैं हेड। तो इसी तरह सोशलिज्म भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसकी बहुत सारी शेप हैं, लेकिन उसको इसकी बहुत सारे फर्दर डिवीजन है, लेकिन फिर भी ये रिकॉग्नाइज किया जाता है ये अपोज करता है कैपिटलिज्म को। ओके, तो इसलिए मान लिया जाता है जो भी अपोज करेगा, हालांकि बहुत सारे अपोज करते हैं, लेकिन हाँ जो ज्यादातर अपोज करने वाले सोशलिज्म ही। ओके, तो राम से मूवी इसीलिए वो बोलते हैं कि सोशलिज्म इज लाइक ए chameleon, जो अपना जो गिरगिट होता है वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर चेंज कर देता है, तो इसी तरह ये भी चेंज कर देता है। जैसे चाइना में जाओगे वहाँ का सोशलिज्म अलग है, और रशिया में जाओगे तो वहाँ का सोशलिज्म अलग है। इसी तरह जब इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने जब सोशलिज्म को अडेप्ट किया था तो उसको अलग अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग उन्होंने अडेप्ट किया था, तो वहाँ का सोशलिज्म यहाँ का सोशलिज्म मिक्स्ड थी हमारी तो इकोनॉमी, बट यहाँ का तो जगह जगह, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। मार्क्स अलग बात करते हैं, मार्क्सिज्म भी इसी से निकल कर आता है। वैसे पता होगा बहुत लोगों, अगर इसको पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी को, जब आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं तो मार्क्सिज्म इसी का एक रेबल चाइल्ड है, बागी से बोल सकते हैं। वो कहते हैं नहीं, रेडिकल चेंज की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं, कि चाहे ब्लड बहाना पड़े, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी का जो यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है और यहाँ पे सोशल इनजस्टिस है, इसको हम चेंज करके ही रहेंगे, चाहे उसके लिए खून क्यों नहीं बहाना पड़े। तो एंड सही होना चाहिए, मीन्स चाहे कुछ भी हो। वो बात करते हैं कि जैसे बच्चा दुनिया में आता है तो खून खराबा करके आता है, खून बहा के आता है, लेकिन जब वो पेरेंट्स की गोद में, तो पेरेंट्स खुश होते हैं। तो कहते हैं कि मीन्स कुछ नहीं होता, एंड रिजल्ट अगर अच्छा है तो वो उसकी बात करते हैं, तो सब कुछ सही हो जाता है। तो अभी तक सिर्फ इतना समझा है ना सोशलिज्म है क्या, आपके नेट के रिक्वायरमेंट के लिए इतना काफी है, और समझने के लिए इतना इनफ है। ओके, अब अगर हम बात करें, इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, एवोल्यूशन की इसकी बात करें, तो एक तो होते अर्ली सोशलिज्म, फिर आया मार्क्सिज्म, फिर आया एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इसको हम एक एक करके समझेंगे। ओके, अभी बात अर्ली सोशलिज्म कब आया था, अर्ली 19, या फिर हम बोले अगर किसी स्पेसिफिक थिंकर से अगर जोड़ कर देखें तो 1827 में। अभी हमने ऊपर बात की थी रॉबर्ट फोर्ड ने कोऑपरेटिव मैगजीन, उसमें 1827 में सोशलिज्म को फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो उससे अगर हम जोड़ कर देखें तो 1827 ऑनवर्ड से ये अर्ली सोशलिज्म आया, जिसको यूटोपियन बोला, क्यों बोला वो हम अभी बात करेंगे। फिर मार्क्सिज्म आया मिड 19 सेंचुरी या 1840s ऑनवर्ड से, उसको मार्क्सिज्म या साइंटिफिक बोला गया, साइंटिफिक सोशलिज्म। फिर लेट 19 सेंचुरी 1880s ऑनवर्ड, फिर एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जिसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोला गया। ओके, अभी हम जो यहाँ पे बात करेंगे ना, इसको अभी हम छोड़ देंगे, मिड लेवल को छोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर जो था ना, जैसे कि अगर मैं आपको सिलेबस दिखाऊं, इसका सिलेबस में क्या है, सोशलिज्म फिर मार्क्सिज्म है। तो पहले सोशलिज्म को हम डील कर लेंगे, क्योंकि मार्क्सिज्म इसके ही अंदर का एक बच्चा है, लेकिन उस बच्चा भी इतना बड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है। उसके फर्दर डिवीजन हो जाते हैं, जिसको समझने में अपने आप में एक क्लास अलग से लेनी पड़ेगी समझाने के लिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो इतना तो समझ में आएगा, अर्ली सोशलिज्म, फिर मार्क्सिज्म, फिर एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जिसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोला गया। अब अर्ली सोशलिज्म को यूटोपियन क्यों बोला मार्क्स ने, चलो देखते हैं। अर्ली जो सोशलिस्ट थे ना, तो उन्होंने देखा यार ये जो कैपिटलिज्म है, इसकी वजह से इनइक्वालिटी तो आई, उन्होंने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया, और उन्होंने उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया, लेकिन उन्होंने स्टडी नहीं किया, एनालाइज नहीं किया साइंटिफिकली सिचुएशन को, रियल जो सिचुएशन थी वहां की उसको नहीं देखा। उन्होंने सोल्यूशन बस ऐसे ही प्रोवाइड कराया कि जैसे कि भूदान मूवमेंट चला था,
कि लोग बाग अपनी जमीन डोनेट कर दो दूसरों को। लेकिन जब बाद में स्टडी हुई, केस स्टडी, तो पता चला उन्होंने जो जमीन दान की थी वही दान की थी मोस्टली लोगों ने जो बंजर पड़ी थी, जिसकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं थी, अपने रिश्तेदारों को कर दी थी। तो वो बोलते हैं मोरालिटी के ऊपर कि लोगों को बोल दो कि भाई जस्ट हो जाओ तो वो समझ जाएंगे। मतलब वो इस पे बात करते थे, इसी से वो एक आइडियल सोसाइटी क्रिएट करना चाह रहे थे। तो यहीं से वो कहते थे कि सोशल ओनरशिप निकल कर आ जाएगी, सब में इक्वालिटी आ जाएगी। वो सिर्फ इस पे बात कर रहे थे, रियल कंडीशंस क्या थी, ये इनइक्वालिटी क्यों आई, उसकी उन्होंने स्टडी नहीं की। तो हम देखते हैं कि अर्ली सोशलिज्म उन्होंने सोल्यूशन प्रोवाइड कराया कि उन्होंने देखा था कि प्रॉब्लम इनइक्वालिटी है वहां पे, तो उन्होंने इसका क्या सोल्यूशन दिया, प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी जो कि कैपिटलिस्ट की वजह से आई थी। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि ये सॉल्व हो सकती है मोरल परसुएशन के थ्रू। मोरल परसुएशन, जैसे मैंने अभी बताया कि वो बिलीव करते थे that if people just agree to be moral, society would become just। अगर सिर्फ लोग बाग राजी हो जाएं कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, कोऑपरेट करके रहेंगे, हम एक दूसरे में इक्वालिटी बनाकर रखेंगे, जस्टिस लेकर आएंगे, तो बस जस्टिस आ जाएगा, बस सोशल ओनरशिप आ जाएगी। वो इसकी बात कर रहे थे। रियल कंडीशंस क्या थी जिसकी वजह से इनइक्वालिटी और इनजस्टिस था वहां पे, वो उसको अवॉइड कर रहे थे, वो उसकी बात ही नहीं कर रहे थे। तो वो क्या, तो इन्होंने क्या किया, विदाउट एनालाइजिंग रियल कंडीशंस ऑफ सोसाइटी, रियल जो मटेरियल कंडीशन जिसको बोलते हैं, मार्क्स बोलते हैं, तो रियल कंडीशंस क्या थी वहां पे, उसको उन्होंने एनालाइज ही नहीं किया। तो इसी वजह से मार्क्स ने क्या बोला, उनको यूटोपियन, इमेजिनरी, वो सिर्फ इमेजिन बेस्ड है, क्योंकि दे लैक साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ सोसाइटी। उन्होंने सोसाइटी में जो रियल कंडीशन थी उसकी फर्दर उसके एनालिसिस नहीं किया, उसको ऑब्जर्व नहीं किया सिचुएशन को, उसको स्टडी सही सही से स्टडी नहीं की। इसलिए मार्क्स ने बोला कि यूटोपियन, और अपने आप को साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते हैं, अपना मार्क्सिज्म वाला, क्योंकि वो डीपली एनालाइज करते हैं कि ये इनइक्वालिटी क्यों आई, क्यों है, इनजस्टिस क्यों है। ओके, हम अभी मार्क्स को बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तो समझना होता है। तो अभी ये अर्ली यूटोपियन, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते, बट हो सकता है कि रॉबर्ट ओन, चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन, यहाँ से थिंकर से, वो जैसे बोलते हैं ना लिबरलिज्म की, कौन लिबरलिज्म, अर्ली लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो उसमें कई सारे थिंकर्स डाल देंगे, जैसे एडम स्मिथ डाल देंगे, कुछ उसके रहेंगे, कुछ इनमें से डाल देंगे, कुछ कम्युनिटेरियनिज्म के डाल देंगे, तो आपको रिकॉग्नाइज करने में इजी रहेगा। तो मैंने ये नाम डाल दिए अर्ली सोशलिस्ट के, रॉबर्ट ओन, चार्ल्स फोरियर, सेंट साइमन। ओके, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेकिन ये समझने के लिए थोड़ा, क्योंकि क्रोनोलॉजी में अगर समझते हैं ना चीजों को तो थोड़ा इजी रहता है। फिर आते हैं, फिर दो ग्रुप बढ़ जाते हैं। देखो ये डिवाइड ही होता चला जाता है, इसलिए बोलता है, इसलिए राम सिंह मोए क्या बोलते हैं कि इट इज लाइक अ कैमेलियन। तो रेवोल्यूशनरी में चेंज हो जाते हैं, और ये एवोल्यूशनरी। अब रेवोल्यूशनरी जो होते हैं वो कहते हैं कि ब्लडी रेवोल्यूशन चाहे क्यों ना हो, सोसाइटी में हम चेंज ला के ही रहेंगे। सोशल ओनरशिप, वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उनका जो प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके लिए उनको हम सोशली, मतलब सोशल ओनरशिप उनकी लाकर ही रहेंगे सोसाइटी में। प्राइवेट ओनरशिप को वो अपोज करते हैं, शुरू में हमने देखा था ना। हाँ, तो रेवोल्यूशनरी, तो इसको बोला गया मार्क्सिज्म, और एवोल्यूशनरी सोशलिज्म को बोला गया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हालांकि एवोल्यूशनरी सोशलिज्म में भी फर्दर डिवीजन हो जाता है। देखो इतने ज्यादा डिवीजन हो जाते हैं, फिर मार्क्सिज्म का भी, फिर मार्क्सिज्म हो जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, इसके भी इतने सारे डिवीजन हो जाते हैं। तो इसलिए ना, ये इसके लिए इसको कैमेलियन बोला गया। ओके, मार्क्सिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इतना तो समझ में आ गया ना। ये रेवोल्यूशनरी की बात करते हैं, ये एवोल्यूशनरी की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि कंप्लीट ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म, ये क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं कि लास्ट में एक क्या बच जाएगी, कि सोशलिज्म भी है ना अपने आप में, ये अम, एक मीडियम, एक तरीके से बोल सकते हैं। ये कोई एंड नहीं है, सोशलिज्म भी, ये भी लास्ट में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो सोसाइटी होगी वो क्लासलेस, स्टेट लेस सोसाइटी की बात करते हैं, कौन, मार्क्स, कार्ल मार्क्स। और ये बात करते हैं ग्रेजुअल रिफॉर्म विद इन कैपिटलिज्म। ये कैपिटलिज्म, ये स्टेट को अपोज नहीं, ये स्टेट को खत्म नहीं करना चाहते, स्टेट रहेगी लेकिन उसी में रिफॉर्म लाने की बात करते हैं, ग्रेजुअल रिफॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। ये कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट, रिड्यूस इनइक्वालिटीज, वेज में हम इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे लॉज के थ्रू और आइडियाज के थ्रू, इन सब के थ्रू वेलफेयर स्टेट आएगी, तो उसके थ्रू जो गैप है उसको मिनिमाइज करने की बात करते हैं। तो इस तरह सोशल ओनरशिप ग्रेजुअली लेकर आएंगे, ये बात करते ही नहीं, रेवोल्यूशन के थ्रू खत्म कर दो पूरा कैपिटलिज्म को ही। ओके,
ये बात करते हैं रेवोल्यूशन के थ्रू लेकर आएंगे, समटाइम्स वायलेंट, अगर वायलेंट की जरूरत पड़े, फॉर एग्जांपल जैसे 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। ओके, ये बात करते हैं डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, जैसे कि स्कैंडिनेवियन सोशल डेमोक्रेटिक जो कंट्री हैं जैसे स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इसमें आया था विदाउट ब्लड रेवोल्यूशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वहां पर आए थे, तो उससे उन्होंने क्या किया, अचीव किया, तो वो इसका एग्जाम्पल है ये। तो अभी सिर्फ रेवोल्यूशनरी एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, और इसको हम बाद में डील करेंगे मार्क्सिज्म। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी है। लेकिन एवोल्यूशनरी सोशलिज्म जिसका फर्दर डिवीजन हो जाता है, फैबियनिज्म, और इसी तरह और भी हैं जैसे रिविजनिज्म और जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, इसी तरह ये 5 हैं, उसका फर्दर डिवीजन हो जाता है। तो उसको समझने के लिए कार्ल मार्क्स को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि मार्क्सिज्म पहले आया। जब मैंने आपको ये दिखाई, इसका एवोल्यूशन जब दिखाया था, तो पहले क्या आए थे, अर्ली सोशलिज्म, फिर मार्क्सिज्म, फिर एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। तो एवोल्यूशनरी मार्क्सिज्म ने इनको अपोज किया, और एवोल्यूशनरी सोशलिज्म क्या करेंगे, इसके अपोज में ही आएंगे ना। तो अपोज में आएंगे तो पहले इसको तो समझना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। हालांकि इसको हम बाद में रखेंगे, बाद में डील करेंगे, क्योंकि हम चल रहे हैं टॉपिक वाइज, इसको थोड़ा बाद में डील करेंगे। लेकिन इसके कुछ और कॉन्सेप्ट जिनके बिना इनको समझना, इनके कॉन्सेप्ट को समझना थोड़ा इम्पॉसिबल सा हो सकता है, तो पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, कार्ल मार्क्स को। देखो मैंने ना यहाँ पे मार्क्स को, हालांकि मैंने 4 सेंटेंस, 1, 2, 3, 3, 4, यानी कि 4 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे यूज किए। इनके थ्रू में ही कार्ल मार्क्स के जो कोर आइडियाज हैं उनको समझाने की कोशिश करूंगा। हालांकि ऐसा नहीं कि इनके थ्रू समझाया जा सकता है कार्ल मार्क्स को, बहुत बड़ी आइडियोलॉजीज हैं, लेकिन जितना इसके लिए रिक्वायरमेंट है उतना इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, उससे ही ज्यादा समझ में आ जाएगा, उससे कम नहीं। ओके, जैसे कि देखो मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ, फिर एक एक को समझाऊंगा। जब बात करते हैं कि ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, और ये क्लास स्ट्रगल, इसको ये जो चला हुआ आ रहा है वो किस वजह से क्लास स्ट्रगल है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म जिसको उन्होंने बोला। और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को अगर समझना है तो कैसे समझ सकते हैं, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री जिसको उन्होंने बोला हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। और हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसमें होता क्या है, इसमें बेस, शेप्स, सुपर स्ट्रक्चर, तो ये 4 हैं सेंटेंसेस हैं, इन्हीं के थ्रू एक दूसरे से मैच करते हैं ये, मतलब पहले ये आएगा फिर ये फिर ये, मतलब इस तरह मैंने इनको डिजाइन किया। उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं, बेस, शेप्स, सुपर स्ट्रक्चर इसकी बात करते हैं। 4 कॉन्सेप्ट हैं, इसको समझते हैं, फिर आपको जो एवोल्यूशनरी सोशलिज्म थे वो आपके समझ में आ जाएंगे इजीली, क्योंकि इसके ही अपोज में तो वो आएंगे ना। ओके, ये क्या बात करते हैं, ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। अब क्लास स्ट्रगल क्या है, वो कहते हैं कि जो सोसाइटी का जो डिवीजन है वो इकोनॉमी की बेस पे हुआ है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, प्राइवेट ओनरशिप और गवर्नमेंट यानी कि कॉमन ओनरशिप। तो अगर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अगर प्राइवेट के हाथ में आ गई तो डिवीजन हो जाएगा सोसाइटी का, कोई अमीर होंगे जो गरीब होंगे, जैसा कि हमने शुरू में देखा था। अगर कॉमन ओनरशिप होती तो इतना ज्यादा ये कंडीशंस नहीं आती। तो ये बोलते हैं कि सोसाइटी का जो डिवीजन हुआ वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की वजह से। वो क्यों, क्योंकि हमने देखा था ना कैपिटलिज्म को अपोज करने के लिए आया था। उससे क्या हुआ, एक कैपिटलिस्ट हो गए, एक वर्कर हो गए। कैपिटलिस्ट क्या चाहते हैं कि प्रॉफिट चाहते हैं, और वो चाहते हैं लो वेज रहे, जो वर्कर हैं उनकी वेजेस क्या रहें, वो लो रहें। लेकिन वर्कर क्या चाहते हैं कि वेजेस इंक्रीज रहें और बेटर कंडीशन में मिले। तो ये एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं ना, अपोजिट, इनके जो इंटरेस्ट है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसलिए वो बोलते हैं कि इसी को बोलते हैं क्लास स्ट्रगल, कि क्लास के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, क्लास के बीच में क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये किसकी वजह से है, वो समझाते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मटेरियलिज्म की वजह से। जैसे कि वो बात करते हैं, जैसे पहले फ्यूडल सोसाइटी थी, वो फ्यूडल सोसाइटी थी, लॉर्ड एंड सर्व, उनके बीच में भी कॉन्ट्राडिक्शंस थे। वो किसकी वजह से, लैंड की वजह से, मतलब बहुत सारी लैंड कंडीशंस थी उनकी डिग्रेडेड थी, मटेरियल कंडीशंस की वजह से वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन थे, कॉन्फ्लिक्ट थे। फिर जब कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा बढ़ गए, जब
हद से ज्यादा बोलते हैं, सर से ऊपर पानी आ गया तो वो खत्म हो गया, फिर कैपिटलिज्म आया। तो स्ट्रगल ऐसी ज्यादा, फिर जब कैपिटलिज्म आया तो वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, क्योंकि वहां पे भी क्या है, अपोजिट इंटरेस्ट हैं, कैपिटलिस्ट के और वर्कर्स के। तो यहाँ पे भी जब इनका भी सर से पानी ऊपर हो जाएगा, फिर रेवोल्यूशन होगा, फिर इसकी कंडीशन चेंज हो जाएगी तो सोशलिज्म आएगा, फिर सोशलिज्म से फिर लास्ट में क्लासलेस सोसाइटी, मतलब इसकी बात करते हैं। तो अभी सिर्फ इतना समझ में आया क्लास स्ट्रगल किसे कहते हैं। ओके, ये बोलते हैं जो क्लास स्ट्रगल है ना, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्लासेस के बीच में, जैसे कैपिटलिस्ट और वर्कर या फ्यूडल लॉर्ड्स एंड सर्व, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस वजह से है, वो इकोनॉमिक कॉन्ट्राडिक्शंस है, वो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। अब ये क्या है डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म, देखो उसको मैं इससे समझाऊंगा, फिर इसको इसके नीचे वाले से, इसको नीचे वाले से जोड़कर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले समझिए कि डायलेक्टिकल का मतलब क्या होता है और मटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखेंगे। डायलेक्टिकल ये इन्होंने किससे लिया था, हेगल से, और हेगल ने किससे लिया था, सोक्रेट से। डायलेक्टिकल का मतलब क्या होता है, डायलेक्टिकल का मतलब होता है एवरीथिंग चेंजेस थ्रू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट्स। कि कुछ भी चीज होती है, वो दो चीज होती हैं तो उनमें अपोजिट, दोनों एक दूसरे के अपोज होती हैं, तब उसमें चेंजेस आता है। सारी चीजें ऐसी ही चली हुई आ रही हैं। हेगल बात करते हैं कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक वर्ल्ड, जिसमें फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, फिर ह्यूमन निकल कर आए। तो उस फिर ह्यूमंस निकल कर आए, तो फिर उसके बाद में फैमिली, फिर उसके बाद में सोसाइटी, फिर लास्ट में क्या निकल कर आया, स्टेट। इसलिए वो स्टेट को बोलते हैं स्टेट इज अ लास्ट स्टेट। और स्टेट इज वो बोलते हैं कि स्टेट, एक बात वो बोलते हैं कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो इस वो ये बोलते हैं कि हर चीज ना एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कॉन्सेप्ट देते हैं, थीस, इससे समझते हैं कि थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। वो बात करते हैं थीसिस, ये पार्शियल ट्रूथ है। जैसे डिस्पोटिक गवर्नमेंट, एक होती है डिस्पोटिक गवर्नमेंट, डिस्पोटिक गवर्नमेंट आई तो कुछ आइडियाज थे, ये आइडियाज की बेस पर के लोगों ने सोचे कंट्री को कैसे रूल किया जाए, कि अच्छा एक रूलर को बिठा दो, वो खुद ब खुद डिसाइड कर लेगा। लेकिन आइडियाज में कॉन्फ्लिक्ट था, तो उसको फर्दर उसमें इंप्रूवमेंट आया, तो फिर आई डेमोक्रेसी। फिर डेमोक्रेसी में भी आइडियाज की वजह से कि नहीं, कंट्री ऐसे नहीं, ऐसे रूल होगी। फिर डेमोक्रेसी भी कुछ लोगों के बीच में आइडियोलॉजिकली कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि ये भी सही नहीं है। यहाँ पे भी रूलर्स कभी कभी अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, वो कोई भी पॉलिसीज लेकर आ जाते हैं। तो फिर आई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की वो कहते हैं कि हर चीज अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, अब ये रूलर सुप्रीम नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। तो ये क्या है, सिंथेसिस है। पहले ये थीसिस, ये पार्शियल ट्रूथ, और ये एंटीथीसिस, ये भी पार्शियल ट्रूथ है, बिल्बर्ट उसके अपोज में आई। और ये भी, ये क्या है, सिंथेसिस है। ये क्या है, ये थीसिस, ये एंटीथीसिस, और ये क्या है, सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब ये भी, ये नियर टू द ट्रूथ, अभी ये भी ट्रूथ नहीं है, जब तक फाइनल ट्रूथ ना मिल जाएगा ये चलता रहेगा ऐसे। तो ये किस वजह से चल रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट किसकी बिना पर है, आइडिया की बिना पर, आइडियोलॉजी। लेकिन मार्क्स जब जब इस को लेते हैं, किससे, हेगल से, एक तरीके से हम बोल सकते हैं उधार लेते हैं, तो बोलते हैं डायलेक्टिकली तो चला हुआ आ रहा है, इसी तरह कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनमें, लेकिन ये किस वजह से चला हुआ आ रहा है, ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस है ये मटेरियलिज्म की, मैटर की बिना पर है, आइडिया की बिना पर नहीं। क्योंकि आइडिया भी शेप होते हैं किसकी वजह से, मैटर की वजह से। अब ये कहते हैं मटेरियलिज्म का मतलब क्या होता है, मैटर, इकोनॉमिक लाइफ। मैटर का मतलब जैसे इकोनॉमिक लाइफ, प्रोडक्शन, रिसोर्सेज। तो यही बेसिस ऑफ रियलिटी है कि हिस्ट्री एंड सोसाइटी प्रोग्रेस नॉट बिकॉज ऑफ आइडियाज बट बिकॉज ऑफ मटेरियल कंडीशंस। तो मटेरियल कंडीशन जो सोसाइटी की रहती है ना, उससे हिस्ट्री एंड सोसाइटी का एवोल्यूशन होता है। समझ में आया ना डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या है। तो फिर वो इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसको आप समझ सकते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को, ये फिलोसफी, ये इनकी फिलोसफी है, इसको समझ सकते हैं कि अच्छे साइंटिफिक के थ्रू समझते हैं कि इट इज अंडरस्टूड बाय थ्रू इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कोई भी गुड्स अगर बनानी है, गुड्स एंड सर्विसेज, उसका प्रोडक्शन होगा और
किसी भी सोसाइटी में उसको प्रोडक्ट पहले वो बनेगी, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये डिसाइड करता है कि वहां की हिस्ट्री कैसे होगी, पॉलिटिक्स कैसे होगी, कल्चर कैसा होगा, आइडियाज कैसे होंगे। यही डिसाइड करता है, यही बेस है। ठीक है। अब ये कैसे, जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो उसने सिर्फ चेंज नहीं किया इकोनॉमिक कंडीशंस को, इकोनॉमिक कंडीशन जैसे मशीन्स आ गई, फैक्ट्रीज और कैपिटलिस्ट सोसाइटी, तो इसने सिर्फ क्या किया, इसने सिर्फ जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, पहले लोग बाग अपने हाथ से और अपने एक तरीके से खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट थे, चीजें अपनी कंट्री के ही उसमें थी, अंडर में थी, लेकिन अब मशीन और फैक्ट्रीज और कैपिटलिस्ट सोसाइटी बन गई। तो इसने वहां की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया तो उससे सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन पे ही फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वहां पे पॉलिटिक्स पे भी फर्क पड़ा, जिससे नेशन स्टेट उभर कर आए। वहां की सोसाइटी पे भी फर्क पड़ा, जिससे अर्बन वर्किंग क्लास उभर कर आए। इससे वहां के आइडियाज, जिससे लिबरलिज्म, सोशलिज्म और बहुत सारी चीजें, आइडियोलॉजीज, ये निकल कर सामने आई। तो बोलते हैं कि ये जो मटेरियल कंडीशंस है ना लोगों की, वही डिसाइड करती है हर चीज को। फिर उसको एक और चीज के थ्रू समझाते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, इसको हम समझ सकते हैं बेस, शेप्स, सुपर स्ट्रक्चर। वो बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक रिलेशंस है ऑफ सोसाइटी का, इसको उन्होंने बेस बोला, और सुपर स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट देते हैं जिसमें पॉलिटिकल पावर, आर्ट, कल्चर, रिलीजन, ये सारी चीज आती है। तो बोलते, उन्होंने बोला था ना कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को वो समझाते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि जैसे ये था कि हिस्ट्री एंड सोसाइटी प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन मटेरियल लाइफ की वजह से। तो उन्होंने देखा कि पॉलिटिक्स भी इम्पैक्ट होती है, हिस्ट्री भी, पॉलिटिक्स भी, कल्चर भी, आइडियाज भी। तो वो इसको फर्दर एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से वो डायग्राम नहीं बनाते, मतलब एक तरीके से हम डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे, कि वो कहते हैं कि बेस में तो इकोनॉमिक रिलेशंस ऑफ सोसाइटी का जो है, जैसे एक तरफ कैपिटलिस्ट है, एक तरफ वर्कर है। ओके। फिर एक रहता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल पावर, आर्ट, कल्चर, रिलीजन। तो अगर इसमें चेंज कर देंगे ना, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग देखें, जैसे हमारी भी जरूरत है किसकी वजह से, अगर हमारे पास पैसा ज्यादा है तो हमारे ब्रश भी अब 1000 वाले, या फिर मतलब मान के चलो अभी हमारे पास पैसे कम है तो 20-30 वाला भी ब्रश से काम चला लेंगे, टूथब्रश से। लेकिन अगर पैसे ज्यादा आए तो इलेक्ट्रिकल वाला चाहिए। मतलब हर चीज, हमारी जो आइडियाज हैं, और इवन हम अभी बात करेंगे कि नहीं यार एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ये सब करना चाहिए, मतलब सारी की सारी ना चीजें डिपेंड किस पे रहती हैं, हमारी मनी पे, इकोनॉमिक कंडीशंस पे। अगर देखा जाए तो मार्क्स सही थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन मोस्टली क्या है, वो देखा जाए तो अभी सही थे वो। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है, तो रिलीजन कैसे इम्पेक्ट होगा। सब के सब जो भी जिस रिलीजन में बिलीव करते हैं, है गॉड मुझे इनकम दे दे, गॉड मेरी जॉब लगा दे, लेकिन जैसे जॉब लग जाती है सब भूल जाते हैं गॉड को, वो सब फिर अपने आप पे ही आ जाते हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो रहती है वो डिसाइड करती है ना सारी चीजें। तो रिलीजन, कल्चर, पहना, हमारा जो पहने रहने सहने का जो तरीका है वो इकोनॉमिक कंडीशन। तो हम एलीट क्लास में आ जाते हैं, फिर नहीं यार, फिर हाथ से नहीं, फोक चम्मच से खाने स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम अभी तक अपोज करते हुए आए थे। फिर कहते हैं कि नहीं यार सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। आर्ट, पॉलिटिकल पावर, सबको सब मार्क्स कहते हैं कि सब के सब किसकी वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक रिलेशन जो सोसाइटी में बना हुआ है, तो इसी की वजह से। तो अगर इसमें चेंज करना है, इसमें चेंज करना है कंट्री के इंप्रूवमेंट के लिए, भले के लिए, तो इसमें चेंज कर दो, उसमें अपने आप चेंज हो जाएगा। इसीलिए वो बात करते हैं कि दैट्स वाई सोशल ओनरशिप वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि इसी में रहता है ना इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इकोनॉमिक कंडीशंस को ही चेंज कर दो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस जो अभी प्राइवेट के हाथ में थे वो कॉमन ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में, या फिर सोसाइटी के हाथ में, सबके हाथ में, जैसे जैसे जो बात करते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिवीजन है। कोई बात करता है स्टेटलेस सोसाइटी की, कोई बात करता है स्टेट के अंडर में रहेंगी, लेकिन हाँ कॉमन ओनरशिप की सब बात करते हैं। तो सोशल ओनरशिप, तो वो बात करते हैं कि सोशल, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसकी सोशल ओनरशिप बना देंगे, प्राइवेट के हाथ से निकाल के इसको सब सोशल ओनरशिप में लेकर आ जाएंगे। तो ये क्यों बात करते हैं, क्योंकि अगर इसको हम लेकर आएंगे तो इसमें खुद ब खुद चेंजेस आ जाएंगे, तो कंट्री में वैसे ही अपने आप ही इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। ओके, अभी शायद समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। देखो मार्क्स को समझना इतना इजी नहीं है, लेकिन आई होप कि थोड़ा बहुत समझ में आ गया। जैसे कि उन्होंने बोला कि मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, देखो 5-6 मिनट और एक्स्ट्रा लग सकती हैं, लेकिन ये समझ में आएगा ना, तो फिर मार्क्सिज्म को जब पढ़ेंगे तो समझना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे वो बात करते हैं कि पहला सेंटेंस देखो हमने क्या बोला था, ऑल हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल।
इस क्लास स्ट्रगल को अगर समझना है तो ये क्लास स्ट्रगल क्यों चला हुआ आ रहा है अब तक, वो इकोनॉमिक कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से। ओके, जिसको उन्होंने बोला डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। और अगर इसको समझना है तो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसमें वो बात करते हैं कि बेस जो रहता है ना, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हमारी है, वो ऊपर जो बैठे हैं, जो भी चीज है, जितनी भी अदर चीज है, उसको सुपर स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो बेस में अगर चेंजेस कर दोगे ना, तो ये डिसाइड करता है कि ऊपर की कंडीशंस कैसे होगी। हमने अपने नॉर्मल लाइफ के एग्जाम्पल भी लेके देखे थे। तो बेस शेप्स सुपर स्ट्रक्चर। आई होप ये आपके थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फिर इसमें ना, अब हम थोड़ा बहुत ना अब उसको समझें, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। बात करते हैं एवोल्यूशनरी सोशलिज्म। एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इसका ना फर्दर डिवीजन हो जाता है, इतने सारे डिवीजन हैं जिसकी वजह से इसको कमेलियन बोला गया। एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, इसके अंदर फॉर एग्जांपल फैबियनिज्म, जिससे नेहरू भी इसी से इन्फ्लुएंस थे। डेमोक्रे जर्नल सोशल डेमोक्रेसी, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, रिविजनिज्म, सिंडिकलिज्म, और सिंडिकलिज्म और गिल्ड सोशलिज्म। तो देखो, मार्क्सिज्म क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन की बात करते हैं। हमने देखा था ना थोड़ा, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। वो कहते हैं कि मार्क्स कहते हैं रेवोल्यूशन लेकर आया जाए, ब्लडी रेवोल्यूशन ही क्यों ना। तो सबके सब, एक तो ये कि सबके सब ब्लडी रेवोल्यूशन को अपोज ही करते हैं, ब्लड रेवोल्यूशन नहीं चलेगा, ब्लड नहीं बहेगा, सबके सब उसके अपोज करते हैं, क्योंकि वो उसके ही अपोज अपोज करने के लिए आए थे ना ये सारी की सारी चीजें। लेकिन इसमें से ना ये तीन जो हैं, फॉर एग्जाम्पल फेबिनिज्म, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी और रिविजनिज्म, ये ग्रेजुअलिज्म की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करते हैं। ये ग्रेजुअल के छोटे छोटे अप्रोच लेने हैं सोसाइटी को, मतलब जो मीन्स ऑफ ओनरशिप है उसको सोशल बनाने के लिए, कॉमन ओनरशिप बनाने के लिए छोटे छोटे, तो ग्रेजुअलिज्म की बात करते हैं। इसमें से जो सिंडिकलिज्म है, वो थोड़ा मार्क्स की तरफ को थोड़ा टिल्ट हो जाते हैं। वो बात करते हैं कि नहीं, हमें रेवोल्यूशन लेकर आना है, लेकिन ब्लड ही नहीं, ब्लड को अपोज करते हैं। रेवोल्यूशन तो लाना है डायरेक्ट एक्शन के थ्रू। मार्क्स किसकी बात करते हैं कि जिस तरह कॉन्ट्रडिक्शन हिस्टोरिकली चला हुआ आ रहा है ना, तो कैपिटलिज्म का खत्म होना तय है, क्योंकि फ्यूडलिज्म भी खत्म हुआ, उससे पहले स्लेवरी थी वो खत्म हुआ, फिर फ्यूडलिज्म खत्म हुआ। तो इसी तरह कैपिटलिज्म का भी खत्म होना तय है। इनएविटेबिलिटी ऑफ अबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म, वो बात करते हैं कि इसका खत्म होना तय है। तो ये बात करते हैं सिंडिकलिज्म। उसको क्यों हम वेट करें कि कब जो वर्कर्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन इतना ज्यादा बढ़ेगा कि खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, रेवोल्यूशन आएगा, वर्कर्स उसके इंस्ट्रूमेंट बनेंगे कि नहीं, हम क्या खुद ब खुद स्टेप लेंगे। तो ये उसकी बात करते हैं, रेवोल्यूशन डायरेक्ट एक्शन, अभी एक्शन लिया जाए, ये इसकी बात करते हैं। सिर्फ इतना समझ लीजिए। और ये कहते हैं कि स्टेट भी नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत मार्क्स के उसमें चले जाते हैं कि हाँ स्टेट को बिल्कुल अपोज करते हैं, लेकिन ये वर्कर को नहीं। ये क्या बोलते हैं कि सिंडिकेट्स, यानी कि एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स ही रहेंगे वो, जिसको यूनियंस बोलते हैं। यूनियन ही सोसाइटी को रन करेगी। ये किसकी बात करते हैं, यूनियंस। यूनियंस ही लास्ट में सोसाइटी को रन करेगी, ये इसकी बात करते हैं। गिल्ड सोशलिज्म कहते हैं कि नहीं, कॉपरेशन तो रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, गिल्ड, जो अगेन वो एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, यहाँ पे उसको गिल्ड बोला गया। और एक तरफ स्टेट रहेगा। इस जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उसको तो ओन तो ये करेगा, लेकिन उसका मैनेजमेंट ये संभालेंगे। उसको मैनेज कौन करेंगे, उसको मैनेज ये करेंगे। जो गिल्ड सोशलिज्म है, मैनेज तो इसको ये करेंगे, लेकिन उसको ओन कौन करेगा, स्टेट करेगा। इतना समझ में आया ना। तो अभी सिर्फ मैंने आपका ना बेस बना दिया। अब जब मैं उसको फर्दर समझाऊंगा ना, मैंने एक चार्ट बनाया, एक्चुअली चार्ट बनाया है, मैं उसके थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैबियनिज्म, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, रिविजनिज्म,
सिंडिकेलिज्म और गिल्ड सोशलिज्म। तो ये अपोज करते हैं, मैंने बोला था ना कि ये रेवोल्यूशनरी जो सोशलिज्म था उसको अपोज करने के लिए आए थे। तो ये रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्लास स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री जो मार्क्स का था उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और प्राइवेट प्रॉपर्टी की अबोलिशन की बात करते हैं या उसको ग्रेजुअल वे में अचीव करना है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ये सोशल ओनरशिप बनाना है, सबके सब सोशल ओनरशिप की बात करते हैं, लेकिन उसको ग्रेजुअली लेकर आना है, रेवोल्यूशन के थ्रू आना है। तो ये सबके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं, तो उसको उसके कंपैरिजन में समझेंगे अगर तो इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्जाम के लिए भी आपके लिए यूजफुल रहेगा। ओके, फेबिनिज्म देखते हैं। सबसे पहले तो ये इंग्लैंड में आया, सबसे पहले तो ये बन जाएगा फेबिनिज्म कहाँ पर आया, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, ये समझ में आता है जर्मनी में। रिविजनिज्म कहाँ पर आया, सिंडिकलिज्म कहाँ पर आया, गिल्ड सोशलिज्म कहाँ पर आया। तो फेबिनिज्म इंग्लैंड में आया। इसके जो मेजर जो थिंकर्स हैं वो जीवी शो, उन्होंने एक बुक लिखी फेबियन एसेज इन सोशलिज्म, ठीक है। इसका बुक शायद आ जाए एग्जाम में, आ भी सकता है। और इसी से जो इन्फ्लुएंस है ना वो नेहरूवियन सोशलिज्म थे, नेहरू का जो सोशलिज्म था इसी से इन्फ्लुएंस था, फेबियन सोशलिज्म। ये क्या बात करते हैं, ये रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि वायलेंट रेवोल्यूशन तो नहीं चलेगा, ये उसको क्या करते हैं, नहीं चलेगा। ये कहते हैं ग्रेजुअल, क्योंकि रेवोल्यूशन से वो क्या लाना चाहते हैं, सोशल ओनरशिप। ये कहते हैं कि नहीं, सोशल ओनरशिप तो लेकर आएंगे, लेकिन इसको अपोज करते हैं, किसको, रेवोल्यूशन को। ये कहते हैं ग्रेजुअल रिफॉर्म के थ्रू हम सोशल ओनरशिप लेकर आएंगे। वो कैसे, स्ट्रॉन्ग स्टेट के थ्रू और एलिट्स के थ्रू। एलिट का मतलब देखो यहाँ पे ये नहीं है कि ये अनडेमोक्रेटिक कोई कॉन्सेप्ट है। एलिट का मतलब जो एजुकेटेड है और जो इंटेलेक्चुअल है, वो बोलते हैं कि सोसाइटी को ये गाइड करेंगे कि इस तरह स्टेप लीजिए, क्योंकि सोसाइटी अभी इतनी ज्यादा, जैसे कि नेहरू ने किया था, नेहरू ने क्या किया था, पॉलिसीज उन्होंने कैसे बनाई थी, वो थ्रू एलिट क्लास यानी थ्रू एजुकेटेड ब्यूरोक्रेट्स। जैसे कि उन्होंने शुरू में लेकर आए थे ना, जैसे प्लानिंग कमीशन, वो किसके थ्रू बनाया गया था, एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाया गया था। तो वो कहते हैं कि एलिट जो क्लास होगी वो वो उनको रास्ता दिखाएगी कि आपको इस तरह अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो सोशल ओनरशिप आएगा, तो वो सोसाइटी को गाइड करेगी। तो इस तरह ग्रेजुअल वे में हम ओनरशिप को, सोशल ओनरशिप को अचीव कर सकते हैं। और एक बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टेट का मतलब क्या है, कि जिस तरह अगर नेहरू के एग्जाम्पल से हम समझे, उन्होंने शुरू में क्या किया था, 5 ईयर एग्जाम्पल लेकर आए थे। उसमें उन्होंने बोला था कि जितनी भी जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं वो किसके अंडर में थी उस टाइम पे, वो गवर्नमेंट के अंडर में थी। तो नेहरू का भी सोशलिज्म इसी से, फेबियन सोशलिज्म से प्रभावित था, उसी से इन्फ्लुएंस था। ओके, तो ये बोलते हैं ग्रेजुअल रिफॉर्म के थ्रू हम क्या लेकर आएंगे, सोशल ओनरशिप अचीव करेंगे। उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टेट का हाथ रहेगा और एलिट क्लास का हाथ रहेगा। इतना समझ में आया ना। ओके, अब वो किसकी बात करते हैं, मार्क्स, क्लास स्ट्रगल की। देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए समझाया था शुरू में, यहाँ पे फिर समझना उसको इजी हो जाएगा। वो क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, ये कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल तो रहेगा, ये कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल तो था हिस्ट्री में और अभी भी है। फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स होते हैं एक तरफ, और एक तरफ होते हैं जो जो इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो है, लेकिन ये इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि ओवरथ्रो कर दो, कैपिटलिज्म को ही वहां से खत्म कर दो, बल्कि रिफॉर्म के थ्रू उसको खत्म किया जा सकता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को। जो क्लास स्ट्रगल रहा है, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, उसको खत्म किया जा सकता है किसके थ्रू, कोऑपरेशन के थ्रू एंड रिफॉर्म लाकर। तो वो इसको ज्यादा इम्फेसाइज नहीं करते कि क्लास स्ट्रगल को, कि हमेशा से ऐसी चला हुआ आ रहा है और लास्ट तक ऐसी चलता रहेगा। पहले स्लेवरी थी, फिर उसके बाद में फ्यूडलिस्ट सोसाइटी आई, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी, फिर इसी तरह सोशलिस्ट सोसाइटी रहेगी, फिर लास्ट में क्लासलेस सोसाइटी हो जाएगी। कि ये ऐसा नहीं, इसको ऐसे ही चलने रहने, इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। वो कहते हैं, मार्क्स क्या कहते हैं कि नहीं, कैपिटलिस्ट को ही हटाओ। ये कहते हैं कैपिटलिस्ट में ही इम्प्रूव करो ना, इम्प्रूवमेंट लेकर आओ। तो ये कहते हैं कि कोऑपरेशन के थ्रू एंड रिफॉर्म के थ्रू उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्लास स्ट्रगल तो है, वो एक्सेप्ट करते हैं, क्लास स्ट्रगल तो रहा है, लेकिन इसमें कोऑपरेशन किया जा सकता है, कोऑपरेशन पॉसिबल है। ओके, इतना समझ में आया। फिर मार्क्स क्या कॉन्सेप्ट देते हैं, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। जैसे मैंने ऊपर समझाया था ना आपको, हिस्ट्री अभी तक कैसी भी चली आ रही है, किसकी, हिस्ट्री एंड सोसाइटी प्रोग्रेस बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मैटर, मटेरियल कंडीशंस, ना कि आइडियाज की वजह से। तो बोलते हैं कि
ये कहते हैं कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो फैबियनिज्म है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। आइडियाज एंड प्लस एलिट्स भी सोसाइटी को चेंज करते हैं। सोसाइटी और हिस्ट्री में चेंज जो आते हैं सिर्फ ऐसे नहीं मटेरियल कंडीशंस की वजह से, इनकी वजह से भी तो आते हैं आइडियाज। लिबरलिज्म आया, जैसे कि उन्होंने जैसे आइडियाज दी, फिलोसॉफिकल आइडियाज जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, इन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए, ये भी तो इन्फ्लुएंस करते हैं ना। रिलीजन ये भी तो इन्फ्लुएंस करता है ना। और जो एलिट्स क्लास हैं, जो पढ़े लिखे गए हैं, जो जस्टिस में बिलीव रखते हैं, तो वो भी तो इम्पैक्ट करते हैं ना सोसाइटी को। ऐसे थोड़ी ना सारी चीजें इसकी, तो वो इसको अपोज करते हैं। कौन? फैबियनिज्म। अब प्रॉपर्टी के बारे में उनका क्या ख्याल है, कि सोशल ओनरशिप के बारे में उनका क्या ख्याल है? वो कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हाँ रहेगी शुरू में, लेकिन बट ग्रेजुअल सोशलाइजेशन। जैसे कि शुरू शुरू में उन्होंने क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर, हालांकि हमारे यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी थी, प्राइवेट पार्टनर भी थे और शुरू में वो भी थे, दोनों थे। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट था, इसी वजह से कि उन्होंने मेजर मेजर जो इंडस्ट्रीज थी वो अपने अंडर लेना स्टार्ट की। फिर धीरे धीरे अगर मिक्स्ड ना होता, वो वाला होता, तो फिर धीरे धीरे वो जो, अगर इसमें देखें तो वो क्या है, ग्रेजुअल सोशलाइजेशन के जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको अपने कंट्रोल में लेगी स्टेट, और स्टेट उनको रेगुलेट करेगी। फिर धीरे धीरे उससे क्या होगा, गोल क्या रहेगा उनका, सोशल ओनरशिप का, कि जितने भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं, ऐसे नहीं कि घर वगैरह ये सब, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो एक्सप्लॉइट करते हैं वर्कर का। जैसे फैक्ट्रीज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जितनी भी प्रोडक्शन बनाने में चीजें जरूरी होती हैं। जैसे कि पहला था फ्यूडल सोसाइटी में लैंड थी, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं और कैपिटल है, तो इतनी सारी चीजें, ये सारी की सारी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आ जाएगी। तो उनके ओनरशिप की बात करते हैं, सोशल ओनरशिप की। तो गोल क्या रहेगा, सोशल ओनरशिप, लेकिन ग्रेजुअली रहेगा, रेवोल्यूशन के थ्रू नहीं। इतना समझ में आया ना? देखो ये वाला समझ में आया, फैबियनिज्म, ये डन। हालांकि इसको समझाने के लिए लंबी थ्योरी है, फिर उसको समझना पड़ता है, बट ऐसे जब आप समझते हैं ना पॉइंट वाइज, एक दूसरे के अपोज में चीजें समझते हैं, कि अगर चीजों को समझना है तो ठंडे को अगर समझना है तो गर्म एक चीज, उसका एक्सपीरियंस कर लो गर्म का, उसके बाद ऑटोमेटिकली ठंडा समझ में आ जाएगा। सही को अगर समझना है तो बैड को समझ लो, तो सही समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह अगर इनको समझना है एवोल्यूशनरी को, तो इन कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया था, तो इससे ये समझ में आ जाएगा इजीली। ओके, और ये कई सारी हैं, तो सबको समझेंगे। अभी सिर्फ हमने फैबियनिज्म को समझा, थोड़ा बहुत समझ में आया ना फैबियनिज्म, और यहीं से आपका, इससे कम में ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पीसफुल रेवोल्यूशन की बात करते हैं, पीसफुल चेंज की बात करते हैं, रेवोल्यूशन की बात भी नहीं करते, ग्रेजुअल की बात करते हैं, ग्रेजुअलिज्म की। जर्मन सोशल डेमोक्रेसी सेकंड, उसमें जो अगर मेजर थिंकर है वो फर्डिनेंड लास है। वो बोलते हैं कि ऊपर रेवोल्यूशन का था, कि ये रेवोल्यूशन को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि इनिशियली तो वहां पे रेवोल्यूशन था, बट इन्होंने शिफ्ट कर लिया किसको, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट, वही ग्रेजुअलिज्म। देखो अगर फेबिनिज्म को समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो सबको समझना इजी हो जाएगा, क्योंकि सब वही रिपीट होते रहेंगे, इसलिए चार्ट बना के समझाना इजी होता है। ओके, तो इनिशियली तो वो रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने शिफ्ट कर लिया डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के थ्रू भी ग्रेजुअल चेंज ला के हम सोशल ओनरशिप को अचीव कर सकते हैं। ओके, रेवोल्यूशन के थ्रू ही नहीं। अब ये क्लास स्ट्रगल, ये भी कहते हैं कि हाँ क्लास स्ट्रगल तो रहा है अब वर्कर में, और जो उनका एक्सप्लॉइट करते हैं, या फिर उससे पहले फ्यूडलिस्ट सोसाइटी रही है, वहां पे सर्व एंड लैंडलॉर्ड, वहां पे क्लास स्ट्रगल तो रहा है। दोनों के जो इंटरेस्ट थे वो कॉन्फ्लिक्चुअल थे, तो ये तो एक्सेप्ट करते हैं, बट ये कहते हैं कि इसका रेजोल्यूशन ऐसा नहीं, इसको सोल्व करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि रेवोल्यूशन करके कैपिटलिस्ट को वहां से बिल्कुल हटा ही दो। नहीं, इसको सोल्व किया जा सकता है, ये पॉसिबल है। कैसे? डेमोक्रेसी के थ्रू एंड वेलफेयर रिफॉर्म्स के थ्रू किया जा सकता है। ओके, ये भी इसकी बात करते हैं। तो ऑलमोस्ट सारी सेम सी ही बात करते हैं, तो इसलिए चार्ट बना के समझाना इजी है। और ये बात करते हैं कि मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स बात करते हैं, तो आप देखते हैं इनका क्या ख्याल है। ये पार्शियली एक्सेप्ट करते हैं, ये कहते हैं कि कैपिटलिज्म, ये कहते हैं कि रिफॉर्म के थ्रू उसको सुधारा जा सकता है। कि ये उसने तो बिल्कुल ही अपोज कर दिया था कि नहीं ऐसा नहीं, आइडियाज और एलिट्स क्लास भी तो सोसाइटी में चेंज लेकर आते हैं, सिर्फ ऐसा तो नहीं ना मटेरियल कंडीशन ही लेकर आती है। लेकिन ये कहते हैं, पार्शियली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ठीक है मटेरियल कंडीशन चेंज लाती है, लेकिन उसमें रिफॉर्म ला सकते हैं, रिफॉर्म पॉसिबल है। ऐसे नहीं कि उसको बिल्कुल ही खत्म कर दो, उसमें रिफॉर्म पॉसिबल है, ये कोलैप्स की बात नहीं करते।
वो बात करते हैं मार्क्स के, ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करते हैं ना जब वो, तो बात करते हैं कि ये हिस्ट्री ऐसे ही चली हुई आ रही है, फिर लास्ट में ऐसे होगा कि लास्ट में कैपिटलिज्म भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर सोशलिज्म भी खत्म हो जाएगा, फिर लास्ट में बचेगी क्लासलेस सोसाइटी। कहते हैं कि नहीं, इसको खत्म की बात नहीं करते, वो कहते हैं रिफॉर्म से जब काम चल सकता है तो फिर कैपिटलिज्म को खत्म क्यों ही करना। अब ये जैसे कि मार्क्स बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी सोशल ओनरशिप, तो अब देखते हैं ये किस तरह अचीव करेंगे। ये बोलते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी करके, जिस तरह वो थे सेम ऐसे ही है कुछ कुछ। ये इनका गोल भी क्या रहेगा, सोशल ओनरशिप ग्रेजुअल। देखो सेम सेम है कुछ, तो इसी तरह चार्ट बना के मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो अभी हमने फेबिनिज्म को समझा और जर्मन सोशल डेमोक्रेसी को समझा। फेबिनिज्म इंग्लैंड में था और ये जर्मन से, ये तो जर्मनी में ही था, इसका तो समझ में आ गया। इतना समझ में आया ना अभी। अभी फिर तो सब ऐसे ही चलता रहेगा, ये इसको 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 इसको, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, फिर अब बात करते हैं तीसरा, रिविजनिज्म। ये भी जर्मनी में ही आया, पहले ये था फिर उसके बाद में रिविजनिज्म जर्मनी में ही था। इसके जो मेजर थिंकर है वो एडवर्ड बर्नस्टीन। वो बोलते हैं सोशलिज्म इज नॉट एंड, बल्कि वो क्या है, एक मूवमेंट। मार्क्स बात करते हैं ना कि रेवोल्यूशन होगा, फिर इस तरह तो सोशलिज्म के थ्रू हम ये सब चीजें लेकर आएंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं, उसकी बात करो अभी ग्रेजुअल लेवल पे है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए ना, ग्रेजुअल ग्रेजुअल चीजें करके इम्प्रूवमेंट लाया जाए, तो इसी को उन्होंने सोशलिज्म बोला। ग्रेजुअल स्टेप लेके, छोटे छोटे स्टेप लेके उसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल वहां पे वेलफेयर पॉलिसीज के थ्रू हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, सोशल ओनरशिप हम अचीव कर सकते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की। तो ये इसी का नाम उन्होंने क्या बोला, सोशलिज्म। तो उन्होंने बोला सोशलिज्म इज अ मूवमेंट नॉट एन एंड। ये कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाते हैं, किसने बोला, तो ये एडवर्ड बर्नस्टीन ने बोला। ओके, रिविजनिज्म की बात कर रहे हैं अभी, यहाँ पे जर्मनी में था। ये रेवोल्यूशन का सपोर्ट करते हैं, नहीं ये रेवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते, ये एवोल्यूशनरी सोशलिज्म की बात करते हैं। इतना तो समझ में आया ना। हाँ ओके। ये क्लास स्ट्रगल, ये भी कहते हैं कि हाँ भाई क्लास स्ट्रगल रहा है, क्लास स्ट्रगल की ये भी बात करते हैं, बट ये कहते हैं कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि कैपिटलिस्ट जब तक खत्म नहीं होगा, क्लासलेस सोसाइटी नहीं बनेगी, स्ट्रगल खत्म नहीं होगा, नहीं इसको मिनिमाइज किया जा सकता है। ये डी एम्फेसाइज करते हैं, ये कहते हैं कोऑपरेशन पॉसिबल डेमोक्रेसी के थ्रू और वेलफेयर पॉलिसीज के थ्रू, इसके थ्रू अचीव किया जा सकता है, इसके थ्रू इसको खत्म किया जा सकता है। ओके, ऊपर समझ लिया ना, तो नीचे समझना इजी है। ओके, अब ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को क्या करते हैं, पार्शियली एक्सेप्ट करते हैं। कैसे, वो बोलते हैं कि हाँ इकोनॉमिक, वो क्या बोलते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ना, जो बेस है, वही सुपर स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है, वही सोसाइटी की प्रोग्रेस जो रहेगी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी, वही डिसाइड करेगा। वो थोड़ा बहुत तो उसको मान लेते हैं कि हाँ इकोनॉमिक्स जो है सोसाइटी को शेप करता है, बट वो कहते हैं कि नहीं। लेकिन अभी जो है ना, अभी की जो डेमोक्रेसी है या अभी की जो सोसाइटीज हैं, उसमें एथिक्स भी और इंस्टीट्यूशंस भी, वो भी क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब भी मिलकर, और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं और एथिक्स भी, ये भी सोसाइटी के चेंज में हिस्सा बनते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ मटेरियल कंडीशंस ही उसमें चेंज लेकर आती है सोसाइटी में, नहीं ये दोनों भी चेंज लेकर आती है। तो थोड़ा बहुत तो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इसको भी जोड़ देते हैं, एथिक्स और इंस्टीट्यूशन से भी क्या चेंजेस आते हैं। और दूसरा क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं कोलैप्स ऑफ कैपिटलिज्म। देखो सब के सब रिजेक्ट करें ना क्या को, ऐसा नहीं कि कैपिटलिज्म को हम क्या करना है, बिल्कुल जड़ से ही खत्म कर देना है। कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जड़ से खत्म नहीं होगा वो। उन्होंने बोला था ना, इनएविटेबिलिटी ऑफ एबोलिशन ऑफ कैपिटलिज्म, वो कैपिटलिज्म की बिल्कुल के वो तो खत्म होके ही रहेगा। वो लिख दिया उन्होंने कि हिस्ट्री से ऐसे ही चला हुआ आ रहा है और अब भी ऐसे ही चलता रहेगा। तो कह रहे नहीं, क्योंकि कैपिटलिज्म ना अपने आप को अडेप्ट कर रहा है समय के साथ साथ। कैसे, वो वेज बढ़ा रहा है। शुरू में क्या था, इंटरेस्ट था उनका, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट क्या था, एक दूसरे के अपोज में, अपोजिट जो इंटरेस्ट था वो क्या था, कैपिटलिस्ट चाहते थे कि वेज को मिनिमाइज करें, डिक्रीज करें, और जो वर्कर थे वो चाहते थे कि वेज में इंप्रूवमेंट हो। तो उन्होंने क्या किया, अडेप्ट करना अपने आप को स्टार्ट कर दिया, वेज को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आजकल देखो सैलरी कितनी अच्छी अच्छी होती है। ओके, वेलफेयर स्टेट उभर कर आ रही है सामने। तो इससे क्या है, सोशल ओनरशिप अचीव की जा सकती है कैपिटलिज्म के अंदर ही, कैपिटलिज्म में रिफॉर्म लाकर ही, क्योंकि कैपिटलिज्म अपने आप को अडेप्ट कर रहा है धीरे धीरे। तो ये पार्शियली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को। ओके, अब ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में इनका क्या ख्याल है कि सोशल ओनरशिप गोल तो इनका सबका वही है,
सोशलिज्म के अंदर जितने भी वेरिएशंस हैं सबका गोल जो है सेम ही है, लेकिन उसके जो मीन्स हैं ये थोड़े डिफरेंट रहेंगे और एंड कैसा रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा, लेकिन सब के सब सोशल ओनरशिप की बात करते हैं, ये भी ग्रेजुअली बात करते हैं। ये कहते हैं कि हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी लेकिन रेगुलेशन रहेगा और वेलफेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट रेगुलेट करेगी और वेलफेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू वो क्या होगा, ग्रेजुअली हम सोशल ओनरशिप को अचीव कर लेंगे। अभी देखो ये तीन समझ में आए ना। अभी हमने फेबिनिज्म समझा, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी और रिविजनिज्म। अभी हमने तीन समझा, मार्क्स के जो कोर कॉन्सेप्ट थे उनके थ्रू हमने इनको समझने की कोशिश की है और यहीं से बस क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैं दिखाऊंगा ना जब आपको क्वेश्चन तो आपको मजा आएगा सॉल्व करते हुए। फिर आता है सिंडिकलिज्म, जैसे मैंने ऊपर बात की थी, जैसे मैंने आपको थोड़ा बहुत लिख के बताया था कि फेबिनिज्म और जर्मन सोशल डेमोक्रेसी और रिविजनिज्म ये तीनों के तीनों किसकी, ग्रेजुअलिज्म की बात करते हैं। फिर सिंडिकलिज्म थोड़ा अलग हो जाता है, रेवोल्यूशन की तो बात करता है लेकिन ब्लड को तो सभी अपोज करते हैं, ब्लड रेवोल्यूशन को तो सभी अपोज करते हैं, वो तो बताता है कि सभी अपोज करते हैं, लेकिन ये रेवोल्यूशन की तो बात करता है। लेकिन यूनियंस फिर लास्ट में, स्टेट नहीं, यूनियंस वहां पर रहेंगे, वर्कर्स नहीं, इंडिविजुअल नहीं, वो ग्रुप मिलके है। उन ग्रुप को क्या बोला उन्होंने, यूनियंस बोला, एसोसिएशंस ऑफ वर्कर को यूनियंस बोला। वो बाद में सोसाइटी को रन करेगी। और रेवोल्यूशन कैसे होगा, वो डायरेक्ट होगा बट वो विदाउट ब्लड रेवोल्यूशन होगा। फिर गिल्ड सोशलिज्म, थोड़ा थोड़ा दोनों अलग चले जाते हैं, लेकिन ये दोनों, ये सब तो ग्रेजुअलिज्म की, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। ये थोड़ा दोनों अलग चले जाते हैं, दोनों इनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, डिफरेंसेस भी हैं, वो हम समझेंगे धीरे धीरे। ओके, अभी हमने तीन समझे, फैबियनिज्म, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी और रिविजनिज्म। अब हम बात करते हैं सिंडिकलिज्म। ये सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाएगा, ये कहां पर था, ये फ्रांस में था। ओके, इसके जो सबसे बड़े थिंकर हैं जॉर्ज सोरल, रिफ्लेक्शंस ऑन वायलेंस, इनकी एक बुक है। अगर क्वेश्चंस बन सकता है तो यहाँ से बन जाएगा, लेकिन बुक वगैरह के नहीं, आप इतना ही याद कर लो कि ये फ्रांस में थी। ओके, सिंडिकलिज्म। अब ये रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, हाँ ये रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बट नॉट वायलेंट, ये वायलेशन को सपोर्ट नहीं करते, वायलेंट रेवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते। ये डायरेक्ट एक्शन की बात करते हैं विदाउट गन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये नहीं कि गन लेके चढ़ जाओ, सब कुछ खत्म कर दो, लूट मार के उसको सोशल ओनरशिप बना दो, नहीं, विदाउट गन। कैसे, जनरल स्ट्राइक और बाइकाट के थ्रू। जनरल स्ट्राइक का मतलब और बाइकाट का मतलब, इनका आइडिया क्या था कि पैरालाइज द सिस्टम अंटिल इट कोलैप्स, जब तक ये खत्म ना हो जाए तब तक उनका बाइकाट करते रहो, तब तक जनरल स्ट्राइक करते रहो। जनरल स्ट्राइक सब के सब मिलके उसमें पार्टिसिपेट करें। हालांकि ये इम्पॉसिबल होता है, जिस तरह मार्क्स क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं तो ये अचीव आज तक हो ही नहीं पाया, और खुद उन्होंने भी समझ लिया। जब थिंकर आपस में इसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, वो कहते हैं क्लासलेस सोसाइटी भले ही वो इम्पॉसिबल सा लगता है और है, लेकिन ये क्या एक तरीके से मिथ है। मिथ का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि फेरी टेल्स, मिथ का मतलब वो क्या कहते हैं कि ये मोटिवेशन है, इससे मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि रिलीजन में होता है। अगर हम ऐसा समझे इजी लैंग्वेज में, आजकल आज तक किसी ने हेवन और नर्क वगैरह इन सबको तो देखा नहीं, फिर भी उसके लिए लड़ने मरने के तैयार रहते हैं। तो ये मोटिवेशन आता है हमारी लाइफ में। तो इसी तरह वो बोलते हैं क्लासलेस सोसाइटी, जब हम बात करते हैं ना कि सबके पास में इक्वालिटी होगी, सबको सोशल जस्टिस मिलेगा, तो इससे जो वहां पे रेवोल्यूशन लेकर आना चाह रहे हैं या छोटे छोटे लेवल पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट मिलता है। तो इससे आइडियोलॉजिकली सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इसी तरह ना ये बोलते हैं जनरल स्ट्राइक की बात करते हैं। वो जनरल स्ट्राइक की बात करके वो क्या कहना चाहते हैं कि सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे और ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये मिथ प्रोवाइड करता है। मिथ का मतलब मोटिवेशनल मिथ। जिस तरह क्लासलेस सोसाइटी मोटिवेशन करती है लोगों को, इसी तरह ये भी मोटिवेट करती है कि लास्ट में क्या होगी, यूनियंस, एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, ये इनकी जो एसोसिएशन होगी जिनको यूनियंस बोला गया, वही सोसाइटी को रन करेगी। तो इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो इसी को बोला कि डायरेक्ट रेवोल्यूशन तो ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन वायलेंट रेवोल्यूशन को अपोज करते हैं, डायरेक्ट एक्शन की डिमांड करते हैं जनरल स्ट्राइक और बायकाट के थ्रू। और इसका मतलब इनका आइडिया क्या है कि सिस्टम को पैरालाइज कर दो जब तक ये खत्म ना हो जाए। अब ये क्लास स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं, हाँ ये कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल होता है, ये तो बिल्कुल ही सपोर्ट करते हैं कि हाँ होता है, और ये खत्म होगा ही नहीं जब तक कि कैपिटलिस्ट यहाँ से खत्म ही ना कर दे। और ये तो स्टेट के भी बारे में बात ही नहीं करते हैं। जिस तरह ग्रेजुअलिज्म के दूसरे जो है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के, वो स्टेट को वहीं पे रखना चाहते हैं, खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि स्टेट के अंदर जो भी बैठे हैं ना वो भी बुर्जुआज हैं, वो कैपिटलिस्ट हैं वो भी।
तो जब तक उनको खत्म नहीं करेंगे ना, तो तब तक यहाँ पे क्लास स्ट्रगल खत्म होगा ही नहीं। तो ये कहते हैं क्लास स्ट्रगल है। यूनियंस एंड जिसको सिंडिकेट्स बोला गया, वो जब तक वो क्या करेंगे, कैपिटलिज्म को एंड करेंगे और फिर खुद ब खुद वो क्या करेंगे, सोसाइटी को रन करेंगे। वो स्टेट को खत्म करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा एवोल्यूशनरी से रेवोल्यूशनरी की तरफ आ जाता है। ये मीडियम की बात करता है। सोसाइटी को खुद ब खुद रन करेंगे कौन, यूनियंस। ये रिजेक्ट किसको करते हैं, मार्क्सिज्म को भी, ग्रेजुअलिज्म को भी, क्योंकि दोनों के अपोज में था ना। मार्क्सिज्म यानी कि ब्लडी रेवोल्यूशन की बात करते हैं, ये बात नहीं करते हैं। मार्क्सिज्म बात करते हैं कि रेवोल्यूशन खुद ब खुद आएगा, जब वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो रेवोल्यूशन करेंगे। तो ये कहते हैं कि जब तक वेट ही क्यों करना है, अभी डायरेक्ट एक्शन करो ना, तो उसी के थ्रू लाया जाए। ये तो विल के ऊपर डिपेंड करता है ना हमारी। ओके, तो मार्क्सिज्म के भी अपोजिट में रहते हैं। और ये ग्रेजुअलिज्म की, वो कहते हैं कि ग्रेजुअलिज्म किसकी बात करते हैं कि छोटे छोटे स्टेप लिए जाएं और गवर्नमेंट के थ्रू उसी कैपिटलिज्म के अंदर ही हम क्या इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, सोशल ओनरशिप को अचीव करेंगे। कहते हैं नहीं, वहां पे जो बैठे हैं ना गवर्नमेंट में, वो भी कैपिटलिस्ट हैं, वो भी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज के हैं, उनको भी खत्म करो, वो सबके सब करप्ट हैं। तो स्टेट और ये डेमोक्रेसी ये सब झूठा नाच है, और इसको खत्म किया जाए। सिर्फ सोसाइटी रन करेगी, तो सोसाइटी एंड कैपिटलिज्म, और वो फिर खुद ही उसको रन करेगी सोसाइटी को। वो कहते हैं यूनियंस कैपिटलिज्म को एंड करेगी और सोसाइटी को क्या करेगी, खुद ब खुद रन करेगी। इतना समझ आया। और स्टेट का वहां पे कोई रोल नहीं रहेगा। और वो जो बात करते हैं, मार्क्स बात करते हैं ना कि क्लास वो मटेरियलिज्म की बात करते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो वो किसकी बात करते हैं, मार्क्सिस्ट डिटर्मिनिज्म की बात करते हैं। मार्क्स डिटर्मिनिज्म का मतलब क्या है कि ये ऐसा ही होकर रहेगा। उन्होंने प्री डिसाइड हिस्ट्री प्री डिसाइड कर दिया कि हाँ, पहले से ही डिसाइड कर दिया कि हिस्ट्री ऐसे ही चली हुई आ रही है। पहले स्लेवरी थी, फिर उसके बाद में फ्यूडलिस्ट सोसाइटी थी, फिर उसके बाद में कैपिटलिज्म है, तो फिर कैपिटलिज्म भी खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद में सोशलिज्म आएगा, फिर सोशलिज्म में तो ऐसे ही चलती हुई आएगी। तो इसको नाम दिया गया मार्क्सिस्ट डिटर्मिनिज्म। ये इसको अपोज करते हैं। ये कहते हैं नहीं, ह्यूमन एक्शन करेंगे ना तभी सोशलिज्म अचीव होगा। ऐसा नहीं कि ये सोसाइटी ऐसी चलती हुई आ रही है उसी को हम बिलीव करके बैठ जाएं। कब वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, कब वो रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, नहीं, डायरेक्ट एक्शन करो। इंसानों को डायरेक्ट एक्शन करना पड़ेगा तभी सोशलिज्म अचीव हो सकता है। डायरेक्ट एक्शन कैसे करेंगे, जनरल स्ट्राइक और बायकॉट। इसी को इन्होंने बोला विल पावर एंड मीन, कि जब लोग बागों के ऊपर है ना, तो ऐसे थोड़ी ना कि जब वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा बढ़ जाएगा तभी रेवोल्यूशन आएगा। नहीं, लोगों के ऊपर है, चाहे तो आज ही लेकर आ जाए। और मिथ के बोला इन्होंने, मिथ बोला है यानी कि ये क्या है, ये क्या प्रोवाइड कराता है, मोटिवेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और कितना समझ में आया। अब ये सोशल ओनरशिप और प्रॉपर्टी की ये भी बात करते हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसकी भी सोशल ओनरशिप की बात करते हैं। लेकिन ये क्या है, थोड़ा एवोल्यूशनरी से थोड़ा अलग है। ये किसकी बात करते हैं, डायरेक्टली सीज प्रॉपर्टी, जो प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रॉपर्टी, प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी जैसे फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें अंडर वर्कर्स यूनियन, ये यूनियन की बात करते हैं कि यूनियन उनको डायरेक्टली सीज करेगी और फिर सोसाइटी को यूनियन ही अब रन करेगी, स्टेट वहां पे नहीं होगी। ये अचीव नहीं हो पाएंगे इतने इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत काम अब, लेकिन यहाँ पे समझना तो है। अब सिंडिकलिज्म को भी हमने समझा। अब लास्ट में गिल्ड सोशलिज्म, ये दोनों ना कुछ सिमिलरिटी हैं, इन दोनों में कुछ कुछ सिमिलरिटीज हैं, उसको भी देख लेंगे। कुछ डिफरेंसेस भी इन दोनों को भी देख लेंगे। कभी कभी इन दोनों में डिफरेंसेस और सिमिलरिटी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, तो इन दोनों को भी देख लेंगे। ओके, सबसे पहले तो ये कि गिल्ड सोशलिज्म आया कहाँ था, इंग्लैंड में। GDH कोल इसके क्या है, एक मेजर थिंकर है। ओके, इतना समझ लीजिए काफी है। फैबियनिज्म एंड गिल्ड सोशलिज्म ये इंग्लैंड में आए दोनों के दोनों, सिंडिकलिज्म ये फ्रांस में आए, और बाकी दोनों फिर जर्मन में। रिविजनिज्म और जर्मन सोशल डेमोक्रेसी ये सब वहां पर आए जर्मन में। ये वायलेंट रेवोल्यूशन को ये भी अपोज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये कहते हैं कि पीसफुल रिफॉर्म एक कोऑपरेशन किया जा सकता है, किसके थ्रू, गिल्ड्स और स्टेट कोऑपरेशन। ये कहते हैं कि जो हमें सोशल ओनरशिप लेकर आनी है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के, जो वर्कर की जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ वर्कर, एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स, उसको सिंडिकलिज्म में क्या बोला गया, यूनियनिज्म, लेकिन यहाँ पे बोला गया गिल्ड्स। वो गिल्ड्स ये क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, और स्टेट क्या करेगी, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको अच्छी, वो किसके अंडर में रहेगी, वो स्टेट के अंडर में रहेगी।
ठीक है। अभी तो ये वायलेंट रेवोल्यूशन को अपोज करती है, ये कहती है पीसफुल रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, मतलब उसमें रिफॉर्म लाया जा सकता है पीसफुल वे के जरिए। और वो कैसे, कोऑपरेशन किसके दरमियान में, गिल्ड्स एंड स्टेट कोऑपरेशन। अभी इतना समझ में आया। और क्या भी इसके थ्रू समझते हैं, क्लास स्ट्रगल। ये कहते हैं क्लास स्ट्रगल है, सबके सब बात करते हैं कि क्लास स्ट्रगल है, लेकिन इसको क्या किया जा सकता है, इस जैसे मार्क्स के थोड़ा अपोज चले जाते हैं सारे के सारे। क्लास वो क्या बात करते हैं कि ये लास्ट में ही जाके खत्म होगा जब क्लासलेस सोसाइटी आएगी। लेकिन सबके सब हमने देखा ऊपर से चले हुए आ रहे हैं कि सबके सब डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने व्यू देते हैं। तो इसी तरह ये भी कहते हैं कि नहीं, कोऑपरेशन पॉसिबल है। ये क्लास स्ट्रगल को ये मिनिमाइज किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है कैसे, गिल्ड्स एंड स्टेट के कोऑपरेशन के थ्रू। गिल्ड जो रहेंगे वो मैनेज करेंगे, जैसे स्टेट जो रहेगा मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगा, और जो कंज्यूमर के जो राइट्स हैं, कंज्यूमर या सिटीजन्स, उसको प्रोटेक्ट करेगा। स्टेट दो काम करेगी, जो मींस ऑफ प्रोडक्शन हैं उसको ओन भी करेगी, और फॉर एग्जाम्पल उसको प्रोटेक्ट भी करेगी, उनके राइट्स को, किनके, कंज्यूमर के। और गिल्ड्स जो रहेंगे मैनेज करेंगे। देखो इसको अगर हम समझें, इसको इस तरह हम समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रेलवे इंडस्ट्री, ठीक है। तो सिंडिकलिज्म किसकी बात करते हैं कि रेलवे जो रेलवे इंडस्ट्री लास्ट में ये, इसको अभी मान के चलो गवर्नमेंट के अंडर में है, तो इसको वो छीन ले, कैपिटलिस्ट के अंडर में है। तो सिंडिकलिज्म क्या बात करेंगे कि जो यूनियंस हैं उसको डायरेक्टली सीज करेंगे, अपने अंडर में लेकर आएंगे, फिर वही उसको रन करेंगे। ये वे जो सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, उस जो सर्विस लेने वाले हैं कंज्यूमर, ये उनके राइट की बात नहीं करते, ये डायरेक्टली इसकी बात करते हैं। अब गिल्ड सोशलिज्म के क्या बात करता है, गिल्ड सोशलिज्म बात करता है नहीं, जो रेलवे इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल, तो रेलवे इंडस्ट्री उसको चला, उसको जो ओन करेंगे वो स्टेट के अंडर में रहेगी, ठीक है, स्टेट के अंडर में रहेगी। लेकिन जो मैनेज करेंगे डे टू डे जो इसकी एक्टिविटीज हैं वो गिल्ड करेंगे, जो एसोसिएशंस ऑफ वर्कर। लेकिन ये भी तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये अपने अपने राइट्स की बात कर सकते हैं, ये अपने अपने ये बात करेंगे कि नहीं किराया बढ़ाया जाए ताकि इनकी कंडीशन में इंप्रूवमेंट आए। तो फिर गवर्नमेंट का काम दूसरा ये है कि जो सिटीजन्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके भी प्रोटेक्ट, उनके उनके राइट्स का भी प्रोटेक्शन करे, उनके भी राइट को प्रोटेक्ट करे। तो ये गवर्नमेंट का काम है। तो गवर्नमेंट एंड गिल्ड्स के कोऑपरेशन के थ्रू क्लास स्ट्रगल को खत्म किया जा सकता है। कहते हैं कि क्लास स्ट्रगल है बट इसको कोऑपरेशन पॉसिबल है, वो गिल्ड्स एंड स्टेट के थ्रू। इतना समझ में आया ना। तो यहाँ पे कंज्यूमर के राइट्स की भी बात की जाती है, प्रोटेक्शन के, उनके जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की भी बात की जाती है स्टेट के द्वारा। और सिंडिकलिज्म में ऐसी बात नहीं की जाती। अब ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को ये भी अपोज करते हैं, और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की ये बात करते हैं। इतना समझ में आया ना, क्योंकि ये स्टेट को भगाने की बात नहीं करते, स्टेट के अंदर में रखने की बात करते हैं। बट ये कहते हैं कि मैनेज जो करेंगे ना, जो असल में जिन्होंने चीजें प्रोड्यूस की हैं वो मैनेज करेंगे। जो वर्कर हैं, एसोसिएशन ऑफ वर्कर, उन्होंने चीजें बनाई हैं, वही असल प्रोड्यूसर हैं, वही असल प्रोफेशनल्स हैं। तो वही क्या करेंगे, मैनेज करेंगे चीजों को। अब ये सोशल ओनरशिप को ये भी सपोर्ट करते हैं, बट कोऑपरेटिव फॉर्म में कैसे, स्टेट ओन्स लीगली, गिल्ड्स ऑपरेट डेमोक्रेटिकली। गिल्ड्स डेमोक्रेटिकली कैसे ऑपरेट करेंगे, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे लेवल पे डेमोक्रेटिक बनेंगे, गिल्ड्स बनेंगे। जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट गुड्स हैं, ये लैपटॉप है, मोबाइल है, और इतनी सारी चीजें, सबके अलग अलग गिल्ड्स बन जाएंगे, और सबका एक वहां से डेमोक्रेटिकली इलेक्शन के थ्रू चूज होकर आएगा, फिर वही डिसाइड करेगा चीजों को। तो डेमोक्रेटिकली वो वर्क किया जाएगा। तो जो गिल्ड्स होंगे वो ऑपरेट करेंगे डेमोक्रेटिकली, वो स्टेट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को लीगली ओन करेगा। और स्टेट का दूसरा काम क्या रहेगा वहां पे, उनके जो ये जो प्रोवाइड कराएंगे ना सर्विसेज, तो इन सर्विस को कोई तो लेगा उन सर्विस को। तो जो सर्विस लेंगे उनको कंज्यूमर बोला जाता है या सिटीजन्स बोलते हैं डायरेक्टली। तो उनके राइट्स का वायलेशन कर सकते हैं, तो स्टेट उनके राइट को प्रोटेक्ट भी करेगा। तो अभी सिर्फ इतना समझ में आया ना। देखो, सिंडिकलिज्म एंड गिल्ड सोशलिज्म को हमने समझा। अभी इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है सिंडिकलिज्म और गिल्ड सोशलिज्म। पहली बात तो ये कि सिंडिकलिज्म फ्रांस में आया था और इंग्लैंड, ये गिल्ड सोशलिज्म इंग्लैंड में आया था। अब इसमें डिफरेंस क्या है देखो, हम चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं। ये गिल्ड सोशलिज्म, इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, ये भी एंटी कैपिटलिस्ट हैं गिल्ड सोशलिज्म, और ये भी एंटी कैपिटलिस्ट हैं, कौन, सिंडिकलिज्म।
लेकिन ये गिल्ड सोशलिज्म डुअल पावर की बात करते हैं। मैंने बोला था इन दोनों में कोऑपरेशन के थ्रू, ये कोऑपरेटिव फॉर्म की बात करते हैं। ये कहते हैं कि सोशल ओनरशिप तो रहेगी लेकिन कोऑपरेटिव फॉर्म में। स्टेट क्या करेगी, इंडस्ट्री को ओन करेगी और कंज्यूमर और सिटीजन्स के प्रोटेक्ट को राइट करेगी और राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि अगेंस्ट पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ गिल्ड्स, जो गिल्ड्स हैं वो भी तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ना, जिस तरह कैपिटलिस्ट क्लास आजकल जो इनके नजदीक क्या है एक्सप्लॉइट कर रही है कंज्यूमर के राइट्स को, तो इसी तरह ये भी तो वर्कर्स के राइट को तो इस तरह ये भी तो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लॉइट ना करें, तो इसलिए स्टेट का दूसरा काम क्या है कि वो सिटीजन्स या कंज्यूमर्स के राइट्स को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। ओके, अब गिल्ड्स का काम क्या है कि वर्क, अब ये क्या बात करते हैं कि गिल्ड्स यानी कि वर्कर्स ऑफ एसोसिएशन, वर्कर की जो एसोसिएशन है उसी को गिल्ड्स बोला गया। तो वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन को डेमोक्रेटिकली मैनेज करेंगे। तो ये कहते हैं डुअल पावर स्ट्रक्चर की कि स्टेट एंड गिल्ड्स के थ्रू सोशल ओनरशिप हम अचीव करेंगे। अब ये नो डुअल पावर, ये तो स्टेट को अबोलिशन की बात करते हैं, इसमें डिफरेंस है बस ये वर्कर्स ऑफ एसोसिएशन, जो एसोसिएशन ऑफ वर्कर, ये वर्कर्स एसोसिएशन उसको यूनियंस बोलते हैं और ये गिल्ड्स बोल देते हैं, बस इतना सा डिफरेंस है। ये कहते हैं कि यूनियंस जो है ये एवरीथिंग हर चीज को यही रन करेंगे, कौन, यूनियंस। लेकिन ये तो बात नहीं करती, ये कहते हैं कि नहीं, ओनरशिप तो इनके हाथ में रहेगी, वो गिल्ड्स मैनेज करेंगे। ये कहते हैं कि ओनरशिप भी और मैनेज भी, ये सारी की सारी चीज है, ये सब कौन रन करेंगे, यूनियंस। फोकस ऑन वर्कर्स कंट्रोल नॉट ऑन कंज्यूमर राइट्स। और दूसरा क्या डिफरेंस है इसमें, एक तो ये कि डुअल पावर की ये बात नहीं करते, ये डिफरेंस हो गया, और दूसरे ये कंज्यूमर के राइट्स की बात नहीं करते, ये कंज्यूमर के राइट्स की भी बात करते हैं। इतना डिफरेंस समझ में आया। और ये क्या बात करते हैं, कौन, गिल्ड सोशलिज्म किसकी बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल रिफॉर्म, कॉन्स्टिट्यूशनली रिफॉर्म ला, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला के, रिफॉर्म पीसफुल चेंजेस ला के, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्या रहा कि रिफॉर्मिस्ट पाथ यूज करके, डेमोक्रेटिक पाथ यूज करके ही हम सोशल ओनरशिप को अचीव कर सकते हैं। ये कहते हैं डायरेक्ट एक्शन के थ्रू, बाइकाट और जनरल स्ट्राइक, हमने पीछे पढ़ लिया था। ओके, अब हमने ना यहाँ पे पांचों के पांचों समझ लिए हैं, फैबियनिज्म, जर्मन सोशल डेमोक्रेसी, रिविजनिज्म, सिंडिकलिज्म एंड गिल्ड सोशलिज्म, हमने इसको समझ लिया। और हमने इसके मार्क्स के जो कोर कॉन्सेप्ट थे, हमने उसको थ्रू समझने की कोशिश की कि सबका ऑन रेवोल्यूशन पर सबका क्या व्यू है, क्लास स्ट्रगल पे क्या, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन पे क्या और प्राइवेट प्रॉपर्टी पे क्या, ये हमने देखा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां से जो क्वेश्चंस बने, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया था 2019 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मैच। अब देखो यहाँ पे समझ लिया था ना, अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। ये फेमिनिज्म किसकी बात करते हैं, पीसफुल चेंज की, यस ये तो सही हो जाएगा। गिल्ड सोशलिज्म किसकी बात करते हैं, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन की, हमने बात की थी ना। जो गिल्ड सोशलिज्म थे वो किसकी बात करते हैं, वो बात करते हैं कि मैनेज कौन करे, मैनेज वो करेंगे जो असल में प्रोड्यूसर हैं, जो प्रोफेशनल हैं इसके, तो वो प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सिंडिकलिज्म ट्रेड यूनियनिज्म की बात करते हैं, यस। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो ओवरऑल, जिसको हम एवोल्यूशनरी सोशलिज्म भी बोलते हैं, ये कहते हैं कि ये किससे मैच करता है, रेडिकल चेंज, नहीं ये तो अपोज है। तो इसमें नोट पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आंसर। समझ आया ना। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है ना, पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट 1 में, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होता है, अगर यूनिट 1 में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है तो आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, बहुत जल्दी, टाइम भी सेव हो जाएगा आपका। देखो 2022 में क्वेश्चन आया था, सोशलिज्म स्टैंड फॉर इक्वालिटी, यस वो तो इक्वालिटी की है, यानी कि वो तो और 2 कदम आगे चले जाते हैं। लिबरलिज्म क्या बात करते हैं, पॉलिटिकल इक्वालिटी की, ये किसकी बात करते हैं, सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, यस इक्वालिटी की तो बात करते हैं। सोशलिज्म स्टैंड्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, देखो ये थोड़ा सा लग रहा होगा शायद ये मैच करता है, तो इसको अभी थोड़ा बाद में डील करेंगे, इसको देख लेते हैं। जो वेग है ना उसको बाद में डील कर लिया करो, क्योंकि कभी कभी उसी से उसके बगैर भी एलिमिनेट हो जाता है। देखते हैं कि इसको, सोशलिज्म स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, यस हमने देखा था कंपटीशन एंड कोऑपरेशन शुरू में, तो ये तो एलिमिनेशन की बात करता है, तो यस ये भी क्या है, सही है। सोशलिज्म एम्स एट एलिमिनेशन ऑफ कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म, इसके ऊपर तो इसको समझा ही जा सकता है, तो ये 3 तो सही है। इसमें करेक्ट बताना था, तो देखो अगर सिर्फ 3 ऑप्शंस होते जैसे कि ए सी डी, ये ए सी डी, तो ये तो डायरेक्ट करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बी सी, बी भी दिया गया,
तो आप देखो, कभी जब हमने बात की थी सोशलिज्म की, वो ये बात करते हैं क्या, कैपिटलिज्म जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको अपने अंडर में ले लिया जाए, उसको कलेक्ट करने की बात करते ही नहीं, सोशल ओनरशिप की तो ये बात करते हैं, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी तो एक वेग कॉन्सेप्ट हो गया ना। प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो घर भी आ जाएगा, क्या उसकी बात करते हैं? नहीं, उसकी कहाँ बात करते हैं। जो वैल्यूएबल प्राइवेट प्रॉपर्टी है सिर्फ उसकी बात करते हैं। तो जो वेग कॉन्सेप्ट होते हैं ना, तो जनरली उस जो नेट वाले जो होते हैं वो उसके अगेंस्ट में, तो उनका जो करेक्ट आंसर दिया ना, उन्होंने उन्होंने यही करेक्ट आंसर दिया, एसीडी बी को अपोज कर दिया, क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अबोलिशन की अगर बात भी करेंगे तो वो बात करते हैं कि इसको क्या किया जाए, मैनेज करने की वो बात करते हैं। ऐसे नहीं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में हम क्या बिल्कुल उसको कलेक्ट कर देंगे फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वो इसकी बात नहीं करती, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी में तो घर भी आ जाएगा ना। तो एक थोड़ा जनरल कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इसको उन्होंने नहीं माना। इन्होंने आंसर क्या दिया, ए सी डी। तो कभी भी अगर ऐसा कुछ आता है ना जिससे एक जर्नली कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, तो उसको जनरली वो नहीं मानते हैं, ये वेग कॉन्सेप्ट हुआ। तो ए सी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह एक 2022 में एक क्वेश्चन और आया था, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइन सोशलिज्म एज कैमेलियन। हमने ऊपर देखा था कि इसका तो हमने राम से मुई। ओके, ओके, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी ना तो वहां पे आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो इसमें हमने किसको डील किया, सोशलिज्म को, फिर बाद में हम मार्क्सिज्म को। कुछ मार्क्सिज्म के कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे समझे हैं जो आपकी हेल्प करेंगे समझने में, जब हम मार्क्सिज्म को डील करेंगे, उससे जुड़े हुए पीवाईक्यू भी डील करेंगे। ये थोड़ा वीडियोस थोड़ी लंबी हो गई, बट अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको लेक्चर वीडियोस अच्छी लगे तो सपोर्ट कीजिए, और ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।